हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग के पूरे सीजन को देखने वाले हैं एक वीडियो में। और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। और कहीं से चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक किंगडम को दिखाया जाता है जहाँ पे एक राजा अपनी बेटी को बोल रहा होता है, आज से 10 साल पहले ग्रेट सेज ने इसी के लिए भविष्यवाणी की थी और अब वो दिन आ चुका है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बच्चा एक बीटल को पेड़ पे चढ़ के पकड़ रहा था और इसका नाम सातो होता है। और तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी होती है और वो इस कारण पेड़ से गिर जाता है। और जैसे वो लाइट के करीब जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा अंकल और एक लड़की होती है। और वो जो लड़की होती है वो सातो के पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। तभी शर्माते हुए बताता है कि मेरा नाम सातो है। और तभी वो लड़की बताती है कि मेरा नाम नोकाने है, लेकिन तुम मुझे हिमाई बुला सकते हो। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुमने जो आज देखा इसके बारे में किसी को मत बताना और तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी। और तभी मन में सातो सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि मैं उसी समय से तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और सातो बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो उठता है और वहाँ पे हिमे उसकी वेट कर रही थी। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। और वो खाना देख के सातो काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वो बताता है कि इस लड़की का नाम हिमे है और ये मेरी बचपन की दोस्त है और ये मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है और इसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है और ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है। और सातो बोलता है कि तुम तो हाई स्कूल के बाद बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हो। और तभी जो हिमे होती है वो सातो के करीब जाने लगती है और ये देख के सातो काफी शर्माने लगता है। और तभी हिमे सातो के गाल पे चावल लगा हुआ था उसको हटाती है और इसके बाद वो चावल के दाने को हिमे खुद ही खा लेती है। और इसके बाद तो भाई सातो की हालत वहाँ पे खराब हो जाती है। और फिर वो दोनों नीचे जाते हैं। फिर वो दोनों स्कूल जाने लगते हैं और रास्ते में हिमे पूछती है कि तुम्हारे फादर अभी तक घर वापसी नहीं आए। और तभी सातो बताते हैं कि जब समर ब्रेक खत्म होंगे उसके बाद मेरे फादर घर पे आएंगे। तभी सातो हिमे के गले में एक लॉकेट होता है, उसमें 2 रिंग्स होते हैं, उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसकी पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पे हिमे बता रही होती है, और ये रिंग्स मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रिंग मैं उसे दूंगी जिसके साथ मेरी शादी होगी। और क्या सातो बड़े होने के बाद तुम मेरे से शादी करोगे? और फिर इसके बाद फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमे बोलती है कि तुम इस रिंग की तरफ मत देखो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देने वाली, ये रिंग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हिमे जल्दी से भाग के स्कूल जाने लगती है। और तभी सातो मन में सोचता है कि शादी का प्रॉमिस हमने बचपन में किया था तो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिर स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि हिमे के बहुत ही अच्छे स्कोर आए होते हैं। वो बताती है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ तो मुझे जीनियस तो होना ही पड़ेगा। और उसके दोस्त बोलते हैं हम भाई बचपन से यही सुनते आ रहे, तो ये तो बता कौन से किंगडम की प्रिंसेस है। तभी सातो और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त बता रहे होते हैं कि कल से समर ब्रेक से स्टार्ट होने वाले हैं। और सातो तो बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन में नहीं है, उसके पास तो एक गर्लफ्रेंड भी है और वो दोनों हमेशा साथ ही स्कूल आते हैं। तभी सातो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मेरे बगल वाले फ्लैट में रहती है इसलिए हम दोनों साथ में आते हैं। और तभी सातो के पास हिमे का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि हम दोनों समर फेस्टिवल देखने जाएंगे। और ये देख के सातो थोड़ा शर्माता है और सोचता है कि उसने मुझे मैसेज क्यों किया। और इसके बाद वो दोनों समर फेस्टिवल में मिलते हैं जहाँ पे हिमे ने बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहन रखा था। और ये देख के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माता है और उसकी तारीफ करता है और वो दोनों बहुत ही घूमते हैं। और तभी हिमे बोलती है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों बचपन में भी यहाँ पे आए करते थे और एक दिन हम दोनों खो गए थे और मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं इसलिए तुमने पूरे टाइम मेरा हाथ पकड़ रखा था। तभी हिमे बोलती है कि सातो तुम पहले काफी ज्यादा कूल थे। और तभी सातो पूछता है कि क्या मैं अब नहीं हूँ? और तभी हिमे आगे चली जाती है। और तभी सातो मन में सोचता है कि काश मैं फिर से हिमे का हाथ पकड़ पाऊं। फिर इसके बाद वो दोनों निशाना मारने वाला होता है ना, जिसमें निशाना मार के टॉय जीतते हैं, वो वाला गेम खेलने के लिए हिमे बोलती है क्योंकि उसको एक टॉय चाहिए था। और तभी वो निशाना लगाते हुए सातो मन में सोचता है कि मुझे हिमे के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, इससे अच्छा तो मैं उसका दोस्त ही रहूं, नहीं तो हम क्या पता अलग ना हो जाए। और वो गोली दुकान के चारों तरफ लग के सीधा उस टॉय में लगता है। फिर इसके बाद वो दोनों पहाड़ पे चले जाते हैं, वहाँ पे रात भी हो रही होती है। और तभी सातो सोचता है कि ये एकदम सही वक्त है, मुझे अब हिमे को बोलना ही होगा। और वो जैसे ही आई लव यू बोलने वाला होता है तभी वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो देख के हिमे बोलती है कि काफी ज्यादा सुंदर है और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ इस चीज को देख के। और इसके बाद सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता। और तभी हिमे शर्माते हुए बोलती है कि एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता पाई। और इसके बाद सातो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ये मुझसे कुछ कन्फेस करेगी। और तभी हिमे बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना घर अब चेंज करूंगी। और ये सुनने के बाद सातो वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होता है। फिर वो पूछता है कि तुम कब घर चेंज करने वाली हो? और तभी हिमे बताती है कि मैं कल ही शिफ्ट करने वाली हूँ और अब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाऊंगी जो कि काफी ज्यादा दूर है। और ये सुनने के बाद तो भाई सातो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा निराश होता है। और इसके बाद वो दोनों घर जाते हैं और घर जाते ही सातो फिर से उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन तभी हिमे टोकते हुए बोलती है कि मैंने आज तुम्हारे साथ समर फेस्टिवल देखा, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इसके बाद सातो कुछ नहीं बोलता और पूछता है कि क्या तुम्हें जरूरी है घर को शिफ्ट करना, और वो कुछ भी नहीं बोलती और सीधा गुड बाय सातो बोल के अपने घर में चली जाती है। तभी सातो सोचता है कि हिमे आप कहाँ जाने वाली है, मेरे को तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, मुझे लगा मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे अब पता चला कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और तभी उसके घर के चारों तरफ लाइट जगमगाने लगता है और वही पहाड़ की उसी जगह पे वो लाइट जगमगाता है जहाँ पे 10 साल पहले जगमगाया था। और सातो सोचता है ये तो वही है जो मैंने 10 साल पहले देखा था, और वहाँ पे हमें हिमे दिखाई जाती है और हिमे उसके अंदर जाने वाली होती है कि तभी भागते हुए सातो आता है और उसको आवाज देता है। और ये देख के हिमे काफी ज्यादा खुश होती है और बताती है कि मैं कोई घर शिफ्ट नहीं करने वाली, मैं दूसरी दुनिया से आई हूँ और मैं वहाँ पे वापस जा रही हूँ और मेरी शादी होने वाली है और अब मुझे जाना होगा और मैं एक प्रिंसेस भी हूँ। और वो स्लाइड के अंदर जाने वाली होती है। सातो उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। और फिर इसके बाद सातो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस लाइट के अंदर कूद जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सीधा अपने आगे देखता है कि हिमे की किसी लड़के के साथ शादी हो रही होती है। और ये देख के हिमे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और तभी प्रिंस पूछता है ये लड़का कौन है, और तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। तभी हिमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे पता था वैसा ही कुछ होगा, और बोलते हैं कि हिमे को दूसरी दुनिया में ही रखना बहुत ही अच्छा आइडिया था। और हिमे के ग्रैंडफादर उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं और ये देख के सातो थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और इस कारण उसके ग्रैंडफादर का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर उसे बहुत दूर जाके फेंकता है। और तभी हिमे के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इस मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें रिंग ऑफ ब्राइड की जरूरत होगी और जल्दी से तुम अपने प्रिंस को ये अंगूठी पहना दो। और हिमे वहाँ पे काफी कंफ्यूज होती है और वो सोचती है कि ये रिंग किसे दूं, सातो को दूं या फिर उस प्रिंस को दूं। और वो जाके सीधा सातो को किस कर लेती है और उन दोनों की वहीं पे शादी हो जाती है। और तभी प्रिंस बोलता है कि प्रिंसेस तुमने अपने मन की सुनी, और वो अपनी तलवार को सातो को पकड़ा देता है। तभी सातो सोचता है ये तो एक असली स्वॉर्ड है और मैं इसका अब क्या करूं। और वहाँ पे वो तलवार ग्लो करने लगती है और वो मॉन्स्टर हिमे को मारने के लिए आ रहा होता है। और तभी सातो उस तलवार की मदद से मॉन्स्टर को सीधा 2 टुकड़ों में काट देता है। और इसके कुछ देर बाद सातो की आंख खुलती है और वो पूछता है कि हम अभी कहाँ पे है। और तभी हिमे बताती है कि अभी हम रॉयल पैलेस के कपल बेड पे है। और तभी हिमे बोलती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, हम दोनों ने तो किस भी कर लिया है, और वैसे मेरी शादी एक प्रिंस के साथ होने वाली थी और मेरे को उस प्रिंस के साथ शादी करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे तुम मिले और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें वो रिंग पहना दी और तुमसे ही शादी कर ली। और मुझे माफ कर देना, बट अब से तुम मेरे हीरो हो। और तभी हमें 2 बहनें दिखाई जाती है जो कि आपस में बात कर रही होती है कि हिमे को बचाने के लिए दूसरी दुनिया से एक लड़का आया था और उसने बहुत आसानी से मॉन्स्टर को मार दिया। और गांव के लोग भी काफी निराश होते हुए बोलते हैं कि हमें तो लगा था हिमे की शादी एक प्रिंस के साथ होगी ताकि 2 राज्य के बीच में मिलाव हो और इससे हमारी ताकत बढ़ जाए। और ये बात प्रिंस को पता चल जाएगी तो काफी गुस्सा होंगे। और तभी वहाँ पे प्रिंस आते हैं और वो बोलते हैं कि प्रिंसेस ने जिसे भी अपने प्रिंस के तौर पे चुना है तो वही हमारी इस दुनिया का हीरो है और किंग और मैं केवल इस दुनिया को बचाने के लिए है, तो कोई भी यहाँ पे निराश नहीं होगा। और इसके बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और तभी हिमे के ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम लोगों को किंग को देखना है, और वो तभी बाहर का दरवाजा खोल देते हैं और हिमे और सातो बाहर जाते हैं और उन दोनों को देख के बाहर की जनता काफी खुश होती है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सातो तुम्हें कुछ बोलना होगा क्योंकि अब उन्हें एक नया किंग मिल चुका है। और तभी सातो सब कुछ समझ जाता है और बोलता है कि मैं रिंग किंग सातो हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ इस दुनिया को बचाने के लिए। और तभी अगले टाइम पे सातो नहा रहा होता है और तभी वहाँ पे हिमे आ जाती है और सातो शर्माते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी हिमे बताती है कि बेवकूफ अब हमारी शादी हो गई है तो अब हम ये सब चीज कर सकते हैं। और तभी प्रिंसेस उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें खामखा टेंशन में डाल दिया। तभी सातो बोलता है कोई बात नहीं क्योंकि अभी तो समर ब्रेक चल रहा है। और तभी हिमे बोलती है कि पर मैं अब हमेशा इसी दुनिया में रहूंगी। और तभी सातो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। और इससे हिमे काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि बचपन में हिमे को हमेशा बच्चे लोग बुरा भला बोलते थे लेकिन हमेशा सातो उसे बचाता था। तभी हिमे धीरे धीरे बोलती है कि सातो तुम हमेशा से ही कूल थे। और तभी सातो पूछता है कि क्या हुआ। और तभी हिमे बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने बस मजबूरी के कारण तुमसे शादी किया था। तभी सातो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने एक गलती के तौर पे ही किया बट तुमने अच्छा किया। और तभी हिमे बोलती है कि तुम एक दोस्त के तौर पे मुझे काफी पसंद करते हो ना। तभी सातो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी वहाँ पे खतरे की घंटी बजती है और वहाँ पे एक मॉन्स्टर आते हुए कहता है रिंग किंग तो तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हें अब खत्म करना होगा। और काफी सारे सोल्जर्स ने दरवाजा बंद कर रखा था और तभी वो दोनों जल्दी में कपड़े पहन के आ रहे होते हैं। और तभी एक सिपाही पूछता है क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे क्या। और तभी
तभी वो दोनों शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम अभी गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमारे पास अभी वो काम करने का टाइम नहीं है। तभी सिपाही बोलने लग जाते हैं कि हम पे मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है और अभी हमें किंग की जरूरत है। तभी हीमे बोलती है कि तुम लोग पागल हो गए हो, क्योंकि सातो को बिल्कुल भी लड़ाई करना नहीं आता। और तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि लेकिन उसके बाद भी सातो को लड़ना होगा, क्योंकि अब वो यहाँ के किंग है। और तभी सातो स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम हीमे टेंशन मत लो। और तभी ग्रैंडफादर सातो को एक हथियार देते हुए बताते हैं कि जब तक तुम्हारे हाथ में वो रिंग है, तुम किसी भी हथियार को पकड़ोगे वो एक ब्राइटनेस का हथियार बन जाएगा और वो तुम्हारी मदद करेगा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और इस रिंग के कारण तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावर मिलेगा और इस कारण तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। तभी सातो बोलता है कि मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मुझे हीमे को प्रोटेक्ट करना है। और तभी हीमे आके सातो को किस करने लगती है और तभी उसका ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और सातो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हीमे भी शर्माते हुए बोलती है कि मेरे हस्बैंड प्लीज मेरी हेल्प करो। और तभी सातो बोलता है कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। एक मॉन्स्टर एक मेड को मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी वहाँ पे सातो आके उस मॉन्स्टर को मार देता है और उस मेड को बचा लेता है। तभी सातो को फील होता है कि वो तो पहले से भी पावरफुल हो गया है। और तभी हीमे के ग्रैंडफादर वहाँ पे आते हैं और वो बताते हैं कि ये सब कुछ हीमे के किस की वजह से हुआ है, तुम दोनों के बॉन्ड की वजह से तुम्हारी पावर बढ़ी है और प्रिंसेस का यही काम है कि वो रिंग किंग को और पावरफुल करे, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी पावर को कितनी देर तक कंट्रोल कर सकते हो। तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आ जाता है और वो केवल सातो के हाथ का उस रिंग को देखता है और ग्रैंडफादर उसे देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचते हैं ये तो एबिस किंग का एक नाइट है। तभी सातो बोलता है कि हीमे ने मुझे पावर दिया है ताकि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं और वो उसके बाद उस पर अटैक करने के लिए जाता है। ग्रैंडफादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और तभी वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में उसे काफी दूर धकेल देता है। तभी एल्बास्टर बोलते हैं कि सातो हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। नाइट जो होता है उनके पीछे दो मॉन्स्टर को लगा देते हैं और भागते वक्त सातो पूछता है कि आखिरकार ये है कौन। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो एक नाइट था एबिस किंग का, उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक है और वो काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं अपने रिंग की पावर से उसे हरा नहीं सकता। तभी एल्बास्टर बोलता है कि पहले हमें यहाँ से भागना होगा और तभी एल्बास्टर अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे एक चट्टान खड़ा कर देते हैं और इस कारण वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाते हैं। जब वो सामने देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि नाइट उनसे पहले दरवाजे के पास पहुंच चुका था। और तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और वो उस नाइट के ऊपर कपड़ा ढक के उसमें आग लगा देता है और बोलता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी सातो बोलता है कि मैं अभी यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि हीमे यहीं पे है। और तभी वो किंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, हीमे की टेंशन मत करो। और वो लोग एक गाड़ी पे बैठ के वहाँ से भागते हैं और हीमे वहाँ पे काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। तभी सातो उस प्रिंस को थैंक यू बोलता है हीमे को बचाने के लिए और उससे उसका नाम पूछता है और तभी बोलता है प्रिंस मेरा नाम मारमानो ग्यास है और मैं ग्यास का सेकंड प्रिंस हूँ। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि किंगडम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और उस नाइट को नहीं पता कि हम लोग वहाँ से भाग चुके हैं। अगर उसे पता चल जाता है तो वो हमारे पीछे एबिस को भेजेगा और बात की जाए उसे हराने की तो तुम एक रिंग की पावर से कभी भी उसे नहीं हरा सकते। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अभी हमें यहाँ से भागना होगा, अभी तुम्हारे पास पूरी पावर नहीं आई है। अभी एबिस पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है पूरी पावर से। और तभी ग्रैंडफादर समझाने लगते हैं कि तुम्हारे पास अभी केवल एक रिंग की पावर है और तुम्हें पूरी पावर के लिए 5 रिंग चाहिए होगी। तभी सातो चौंकते हुए बोलता है कि क्या ये एक वेडिंग रिंग नहीं है क्या। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सीधे शब्दों में बोला जाए तो तुम्हें अभी और 4 शादी करनी होगी और यही है एक रिंग किंग की ड्यूटी। और उनकी बातें सुन के हीमे काफी ज्यादा जेलस फील होती है। फिर उसके बाद वो लोग एक घर में जाते हैं और वहाँ पे केवल 2 रूम अवेलेबल होते हैं और वो बताते हैं कि एक रूम में एल्बास्टर और मार्स सोएंगे और एक रूम में साते और हीमे सोएंगे। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठते हैं और ग्रैंडफादर समझाने लगते हैं कि कल हम निकले इससे पहले मैं तुम्हें सभी चीजें बता देता हूँ। बहुत साल पहले एबिस किंग इस दुनिया में आया था अपनी डार्क पावर की मदद से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए, जिस कारण बहुत से लोग मारे गए और इसको रोकने के लिए रिंग किंग ने 5 रिंग को बनाए जिसमें 5 अलग अलग पावर्स है। उस रिंग की मदद से किंग ने एबिस को सील कर दिया था और इसके बाद वो 5 रिंग अलग अलग जगह पे 5 अलग अलग लड़कियों को दिया गया और अभी एबिस किंग जाग चुका है और अपनी पावर को इकट्ठी कर रहा है। तो रिंग किंग का काम है कि वो 5 रिंग को इकट्ठी करे, एबिस किंग को फिर से सील कर दे। तभी वो लोग सोने के लिए जाते हैं और तभी सातो के हाथ में दर्द होता है और तभी हीमे पूछती है कि तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है, तुम अपने शर्ट को उतारो। जैसे ही सातो शर्ट उतारता है तो हीमे देखती है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सातो की बॉडी में काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी। और इसके बाद हीमे रोने लगती है और बोलती है कि ये सब मेरी गलती है, ना ही मैं तुम्हें चुनती और ना ही तुम इस प्रॉब्लम में आते। और वो रोते हुए इस रूम से भाग जाती
है और सातो भी उसका पीछा करते हुए बालकनी में पहुंचता है और वहाँ पे पहले से ही प्रिंस मार्स होता है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ सातो। तभी सातो पूछता है कि क्या तुमने हीमे को कहीं जाते हुए देखा, और तभी मार्स बोलता है कि हाँ मेरे बगल से निकली है। अच्छा मैं समझ गया तुम वो कर रहे थे। और तभी सातो बोलता है नहीं नहीं यार तुम गलत सोच रहे हो भाई, हर वक्त वो नहीं किया जाता। तभी मार्स बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा रिलीफ सा फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिंग किंग की ड्यूटी करनी पड़ती और मैंने तुम्हारा ज्यादा समय ले लिया, तो शायद हीमे बैकयार्ड में होगी, तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और तभी सातो उसे थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है और हीमे एक जगह पे बैठ के रो रही थी और तभी सातो वहाँ पहुंचता है और बोलता है कि हीमे मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, एक दोस्त के तौर पे नहीं बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने वजह से रिंग किंग बना हूँ, तो तुम अपने आप को दोष मत दो। तभी वो बताती है कि मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ शादी करना पड़ता, लेकिन जैसे ही तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं उससे शादी कर पाई जिससे मैं प्यार करती हूँ, और अब तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें दूसरी लड़कियों से भी शादी करना होगा और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तभी सातो उससे माफी मांगता है और तभी हीमे बोलते हैं कि तुम मुझसे माफी मत मांगो, अब से मैं भी तुम्हारी वाइफ की ड्यूटी निभाऊंगी और तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी। और अगले ही पल वो लोग अपने कमरे में होते हैं और दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने अपनी असलियत बता दी होती है। तभी सातो हीमे को बेड पे लिटाता है और वो सब कुछ अब करने वाला था फाइनली, लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है, फिर वो सब नहीं करता। और तभी हीमे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं करना क्या, और तभी सातो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें इस टाइम पे नहीं करना चाहता और हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन अभी हम हस्बैंड वाइफ है तो हमें थोड़ा समय देना चाहिए। और हीमे बोलते हैं कि हाँ तुमने सही किया, और वो दोनों किस करते हैं और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंडपा बोलते हैं क्या तुम कल रात अच्छी तरीके से सो पाए, और तभी हीमे बोलते हैं कि हाँ हम अच्छी तरीके से सो पाए। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं क्या अच्छी तरीके से सो पाए, तुमने तो पिछली रात को कुछ किया ही नहीं, मेरा तो पूरा मूड खराब हो गया। अभी सातो बोलते हैं कि क्या तुम हम दोनों को देख रहे थे, और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ओ मेरे मुंह से निकल गई, गलती से मुझे माफ कर देना, लेकिन इससे रिंग किंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ती है और ये काफी अच्छी बात है क्योंकि तुम दोनों का बॉन्ड और भी ज्यादा बढ़िया होते जा रहा है। फिर इसके बाद मार्स उनके लिए कपड़े लेके आता है, इसके बाद वो लोग भी कपड़े पहन लेते हैं। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब सबसे पहले हम एल्फ के ट्राइब में जाएंगे, और ये सुन के सातो बोलता है वही ना जिनके बहुत ही लंबे लंबे कान होते हैं। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ बट वो लोग काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। फिर हमें एल्फ दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि क्या रिंग किंग दूसरी दुनिया से आया है, ये तो बहुत ही गंदी बात है। फिर इसके बाद वो लोग एल्फ के घर के लिए निकलते हैं और वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पे थी और उनके घर के आसपास बहुत ही बड़ा बैरियर भी था, इस वजह से वहाँ पे काफी तेज तूफान भी चलती है। तभी ग्रैंडफादर बताते हैं कि ये बैरियर पहले यहाँ पे नहीं था जब मैं पहले के टाइम पे आया था। तभी वहाँ पे एक भालू आ जाता है और तभी एबिस बोलता है कि क्या ये मॉन्स्टर तो नहीं है, और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं नहीं ये तो केवल जंगल में रहने वाला भालू है। और तभी एबिस बोलता है कि अच्छा ये तो भालू है, मैं तो खामखाई डर रहा था। और तभी वो भालू इतनी तेज चिल्लाता है कि वहाँ पे एबिस की फट जाती है और वो लोग बड़ी तेज वहां से भागते हैं और वो लोग बैरियर के पास भी आ जाते हैं और दूसरी तरफ भालू भी उन पर अटैक करने वाला होता ही है। तभी एबिस को एक आवाज आता है जो कि उन्हें अंदर की तरफ बुला रहा था, और वो आवाज और किसी की नहीं एल्फ की होती है जो कि बोलते हैं कि तुम इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी सातो बताता है कि मैं रिंग किंग, मैं तुम्हारी प्रिंसेस के लिए आया हूँ। तभी हीमे बताती है कि सभी लोग हमारी तरह नहीं होते, वो अपने रिंग को संभाल के रखते हैं और सभी को नहीं देते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हमने रिंग किंग के बारे में सुना है और मैं तुम्हें उस पैलेस के पास लेके जाऊंगा, बट तुम्हारा काम ना हो तो तुम दुखी मत होना। फिर वो लोग पैलेस के पास पहुंचने वाले होते हैं और तभी हीमे बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि वो एल्फ की प्रिंसेस कैसी होगी। तभी सातो बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी भी हो, बट हमें तो केवल रिंग चाहिए और दुनिया को बचाना है। और ये सुन के हीमे भी काफी खुश हो जाती है। फिर गेट खुलता है और सिंहासन पे हमें कोई भी नहीं दिखता। तभी हीमे को प्रिंसेस दिखती है और बोलते है कि प्रिंसेस सिंहासन के पीछे है, और सच में वहीं पे होती है प्रिंसेस। तभी सातो बोलता है कि यही है वो प्रिंसेस जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे। और तभी वो प्रिंसेस पूछती है कि क्या तुम ही हो सातो, और सातो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारी तो शादी भी हो गई है और तुमने वो सब कुछ कर लिया होगा। तभी वो दोनों शर्माते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई तुम लोग यही क्यों पूछ रहे हो, हमने वो सब नहीं किया है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं भी वो सब नहीं कह रही, मैं तो बोल रही कि तुमने एक दूसरे को किस किया है। तभी हीमे बोलती है कि मैंने सातो को किस करके अपना रिंग दे दिया है, तो तुम भी उसे अपनी रिंग दे दो। तभी प्रिंसेस सोचती है कि क्या मुझे अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ टच करना होगा, ये तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। और ये बोलते ही वो वहाँ से भाग जाती है और सातो और हीमे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि एल्फ की प्रिंसेस वहाँ से भाग चुकी होती है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम लोग प्रिंसेस के वजह से परेशान हो, लेकिन प्रिंसेस ऐसी ही है और उनसे वो रिंग लेना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी सातो पूछता है कि आप कौन हो। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है जेट लोका और मैं इस जगह का किंग हूँ, और जो लड़की यहाँ से भागी है वो है रिंग प्रिंसेस और उसका नाम है डेफिटिस लोका और वो मेरी छोटी बहन है। और वो कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ही हो रिंग किंग, और उसके
कहने पे चारों तरफ से सोल्जर उसको घेर लेते हैं और ये देख के हीमे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी जेट बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, हम इस पे थोड़े दिन नजर रखने वाले हैं, और वो लोग उसे जेल में कैद कर देते हैं। और तभी सातो बोलता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? तभी जेट बोलता है मेरी बहन नेफिडिस थोड़ी सॉफ्ट है और वो काफी ज्यादा इनोसेंट, काइंड और बहुत ज्यादा भोली भी है और वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार भी करती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत से रीजंस है जिस वजह से वो इस पैलेस से कभी भी बाहर नहीं निकलती और इसीलिए उसकी ज्यादा आदत नहीं है बाहर के लोगों से मिलने की। और वैसे भी वो अभी 54 ईयर्स की ही है बस, और वो अभी तो बच्ची ही है। और 54 ईयर्स सुन के सातो सोचता है भाई 54 ईयर्स, और वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है। और तभी जेट बोलता है उसका बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुम पे थोड़ा नजर रखना होगा कि तुम सही भी हो या फिर नहीं, इसलिए हम कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ रखेंगे। तुम चिंता मत करो, 80 साल के बाद हम तुम्हें यहाँ से रिलीज कर देंगे और तब तक तो मेरी बहन मेच्योर भी हो जाएगी है। और बोलती है कि पापा मम्मी, जो रिंग किंग है वो दूसरी दुनिया से आया है मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं इस जगह से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि आप दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया था और मैं वो प्रॉमिस को अभी भी निभा रही हूँ। तभी सातो बोलता है कि नेफिडिस हमेशा स्टैचू से बात करती है। तभी वो एल्फ बताती है कि ये कोई स्टैचू नहीं है, ये हमारे असली गार्ड्स है। इनका दिल मर चुका है लेकिन इनकी बॉडी पत्थर जैसा बन चुका है और ये दोनों रिंग की मदद से कर्स बैरियर को पावर दे रहे हैं और यही हमारे किंग और क्वीन थे। और ये सुन के सातो काफी तेज चिल्ला देता है और ये चिल्लाहट नेफिडिस सुन लेती है और बोलती है कि वहाँ पे कौन है। और तभी सातो उसका ध्यान भटकाने के लिए पक्षियों की आवाज निकालने लगता है और तभी वो एल्फ के प्रिंसेस और भी ज्यादा डर जाती है और इस कारण उन दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। और रिंग किंग को देख के नेफिडिस काफी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन सातो सही टाइम पे उसे पकड़ लेता है। और तभी नेफिडिस को ढूंढते हुए एक सोल्जर वहाँ पे आने लगता है और इस कारण सातो और एल्फ कहीं चले जाते हैं। और तभी वो गार्ड है और ये सुन के जेट काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सभी को उसे ढूंढने के लिए बोलता है। और जेट काफी गुस्से में बोलता है कि मुझे पता है ये किसने किया है। और तभी हमें सातो और नेफिडिस दिखाए जाते हैं जहाँ पे नेफिडिस अभी भी बेहोश थी और सातो को एक पास्ट मोमेंट याद आता है जहाँ पे वो एल्फ बोल रही थी कि प्रिंसेस अभी बेहोश है और तुम्हारे पास यही मौका है, अपने मिशन को कंप्लीट कर दो। और सातो वहीं पे बैठा हुआ होता है और नबी सातो बोलता है कि मैं यहाँ पे हीमे के लिए आया था और इसीलिए मैं 5 रिंग कलेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मुझसे शादी करो या फिर ना करो और तुम अपना डिसीजन अपने आप ले सकती हो। और तभी नेफिडिस बोलती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी और वो दोनों बाहर जाते हैं और ये देख के उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी नेफिडिस सामने आते हुए बोलती है कि भैया आप रिंग किंग को जैसा समझते हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जेट बोलता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है रिंग किंग ने और हमारे पेरेंट्स ने उस रिंग को पहन रखा है, इसलिए हम अभी भी सुरक्षित है। और तभी नेफिडिस बोलती है तो इससे ये तो नहीं बदलेगा कि मैं कुछ टाइम बाद वो रिंग पहनने वाली हूँ, मैं हमेशा आपके अंडर ही तो नहीं रह सकती ना। और ये सुनने के बाद तो भाई जेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जेट बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ और क्या तुम अपने माता पिता को धोखा देना चाहते हो और जल्दी से मेरे पास आओ। और डर के मारे नेफिडिस भी उसके भाई के पास जाने लगती है। और तभी जेट बोलता है कि रिंग किंग अब तो तुम्हें सजा मिलने वाली है। और तभी एल्डर वहाँ पहुंच जाती है और बोलती है कि जेट ये सब कुछ मैंने किया है। और तभी जेट बोलता है कि इस बार तुमने भी बहुत ही बड़ी गलती की है तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। और तभी एल्डर एल्फ बोलती है कि पता नहीं तुम्हें रिंग किंग क्यों नहीं पसंद, बट मैंने इसके ऊपर बहुत ही देर तक नजर रखा था। और तभी घबराते हुए जेट बोलता है कि इस बार तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार ये कभी मेरी बहन के सामने आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सातो आपस में बात करते हैं जहाँ पे हीमे बताती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी सातो। तभी सातो बोलता है कि तुम मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और तभी हीमे बोलती है ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और क्वीन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हो। और ये सुन के सातो हंसता है और बोलता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो। और फिर हीमे ब्लश करने लगती है और बोलती है कि क्या इसमें कोई गलत बात है। और तभी वहाँ पे एल्डर एल्फ आ जाती है और वो उन दोनों के सामने झुकती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ओल्ड एल्फ हूँ। तभी सातो पूछता है कि क्या नेफिडिस हमेशा से ऐसी ही थी या फिर अपने पेरेंट्स की वजह से ऐसी हुई है। और तभी एल्डर एल्फ बोलती है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, उसके बारे में सच जान भी सकते थे उस टाइम पे, लेकिन इन दोनों प्रिंसेस का प्यार तुम्हें वहाँ पे बचा रहा था। और तभी सातो रियलाइज करता है उसकी तो अब दो वाइफ हो चुकी है और वो नेफिडिस को कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी नेफिडिस बोलती है कि सातो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हॉट स्प्रिंग है तो चलो हम वहाँ पे चल के नहाते हैं और उससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी। और इस कारण सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता और अगले ही पल में वो तीनों हॉट स्प्रिंग में जाके नहा रहे होते हैं। तभी नेफिडिस बोलती है कि मुझे पता है कि आप और हीमे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हीमे भी मुझे गाइड कर सके ताकि मैं आपको प्यार कर सकूं। तभी हीमे बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और हर रात को किस भी करते हैं। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे नेफिडिस और सातो दोनों काफी शर्माने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एल्डर एल्फ भी आती है और वो भी बोलती है कि मैंने कभी भी दूसरी दुनिया के इंसान को रोमांस करते हुए नहीं देखा, तो मैं भी देखना चाहती हूँ। और तभी हीमे शर्माते
हुए बोलती है कि नेफर्टिस देखो ये कैसे करते हैं, और वो सातो की बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है और काफी ज्यादा ब्लश भी करती है। और ये सब देख के नेफर्टिस भी साइड में बहुत ही ज्यादा शर्माती है, और जैसे ही हिमे सातो को किस करने वाली होती है तभी सातो उसे रोक लेता है और वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस सुमारगाटी एलिवेस्टर से पूछती है कि 50 साल पहले यहाँ पे एक ट्रेवलर आया था जिससे मैं प्यार करती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पे मिलेगा और क्या वो जिंदा भी है या फिर वो मर चुका है। और तभी एलिवेस्टर सुमारगाटी को एक लॉकेट देता है। तभी सुमारगाटी बोलती है ये तो मैंने उसे दिया था जिससे मैं प्यार करती हूँ। तभी वो बोलता है कि ये मुझे किंग ने दिया था और वो जहाँ पे भी है अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें अभी भी काफी ज्यादा प्यार करता है। और तभी एलिवेस्टर सुमारगाटी के गिफ्ट को वापस कर देता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने उसके थॉट को तुम्हारे तक पहुंचा पाया। और अगले दिन नेफर्टिस अपने माता पिता के स्टैचू के पास आती है और वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलती है कि अब मैं स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ और अब मुझे जाना होगा, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे जेट आता है और जेट वहाँ पे बोलता है बहन तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो और प्लीज अपना तुम ख्याल रखना। तभी सातो और बाकी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे नेफर्टिस आती है और तभी सातो पूछता है कि क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी। तभी नेफर्टिस बोलती है कि मैं रिंग ऑफ लाइट की प्रिंसेस हूँ और मुझे अपने प्रिंस का हमेशा से साथ देना होगा और उसकी पावर को बढ़ाना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं बाहर की दुनिया भी देखना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हारी दुनिया भी जाना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। और तभी साइड से हिमे भी जेलस होते हुए बोलती है कि तुमने इसे ये प्रॉमिस कब कर दिया। मैं आपको इतना बता दूं जो प्रिंसेस थी सुमारगाटी उसका जो प्यार था वो जो किंग वो एलिवेस्टर ही था, और ये हमें एंड में पता लगता है, जो कि सातो को वेलकम करती है और बोलती है कि आप खाना खाना चाहते हो या फिर मुझे। और तभी सातो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि तुम्हें, और इसके बाद दोनों बेड पे जाते हैं। और वहाँ पे अचानक से हिमे नेफर्टिस में चेंज हो जाती है और हिमे काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसका जगह चेंज हो चुका होता है। और सातो बोलता है कि नेफर्टिस चलो शुरू करते हैं, और हिमे काफी ज्यादा घबरा जाती है। और तभी हिमे की आंख खुलती है और तभी पता लगता है कि वो उसका सपना था। और इसके बाद वो सभी लोग एक साथ बैठते हैं और तभी मार्स पूछता है कि अब हम कौन से किंगडम में जाने वाले हैं। तभी एलिवेस्टर बोलता है कि अब हम किंगडम ऑफ ऑर्डर में जाएंगे, और ये सुनने के बाद मार्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और खाना खाते टाइम नेफर्टिस को चोट लग जाती है और सातो उसके पास जाता है। और तभी हिमे जेलस होते हुए मन में सोचती है कि सातो कुछ टाइम से नेफर्टिस के साथ ज्यादा ही समय बिता रहा है। तभी हिमे बोलती है कि मेरा खाना कहाँ है सातो, और तभी सातो बोलता है कि मैं अभी बिजी हूँ तो तुम अपने आप ही ले लो। इस बात पे हिमे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में नेफर्टिस वहाँ से जाने लगती है। और तभी सातो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे एक चलता फिरता मूविंग सिटी आता है। ये देख के एलिवेस्टर काफी खुश होता है और बोलता है कि आज का दिन हमारे लिए लकी है और ये है द किंगडम ऑफ फायर, और ये बहुत ही बड़ी चलती फिरती सिटी है तो हम इसका मौका नहीं गवा सकते। और रिंग ऑफ फायर की क्वीन के पास जाके हमें रिंग लाना होगा, और रिंग ऑफ फायर की रिंग लेने के बाद हम रिंग ऑफ वाटर की रिंग लेंगे। और ये सुनने के बाद मार्स थोड़ा उदास होता है और इस बात को सातो नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि शायद रिंग ऑफ वाटर में कोई मार्स का जान पहचान का होगा, और तभी वो सोचता है कि हम इसके अंदर जाएंगे कैसे। और तभी एलिवेस्टर चिल्लाता है कि हम इसके अंदर आना चाहते हैं, और अचानक से वहाँ पे एक सीढ़ी आती है और सीढ़ी को देख के नेफर्टिस काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा होता है और नेफर्टिस को ऊंचाई से डर लगता है। और तभी वो बोलते हैं कि आप लोग अंदर जाओ, मैं यहीं पे वेट करती हूँ। तभी सातो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऊपर लेके जाऊंगी। और हिमे जेलस होते हुए बोलती है कि सातो तुम टेंशन मत लो, मैं ही इसे ऊपर लेके जाऊंगी। और सभी लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे सभी कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी एलिवेस्टर बताने लगते हैं पहले रिंग किंग के अर्ली एरा में कैट फॉक्स ने अपनी जमीन खोदी, इसके बाद वो लोग एक मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सिटी बनाए, और इसके बाद ये सिटी अपने आप ही ट्रेवल करती है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिटी भी है। और एलिवेस्टर वहाँ पे कुछ कुछ बता ही रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही हिमे और नेफर्टिस वहाँ से चले जाते हैं। नेफर्टिस वहाँ की चीजें देख के काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार ये सब चीजें देखा था, और जैसे वो ध्यान देती है कि सातो यहाँ पे नहीं है तो वो काफी ज्यादा डरने लगती है, और डर के मारे नेफर्टिस वहाँ पे फिर से उल्टी कर देती है और हिमे उसे संभालती है। और तभी हिमे कैट फॉक्स को देखती है और इनके कान तो काफी ज्यादा क्यूट है, और तभी नेफर्टिस डरते हुए बोलती है कि ये लोग बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, इनके अंदर ऑरियर्स का खून बह रहा है और ये लोग काफी ज्यादा डरावने हैं, और बुक में तो मैंने इनके बारे में ऐसा ही कुछ पढ़ा है। तभी उनमें से एक कैट फॉक्स बोलती है कि क्या तुम लोग खो गए हो, और तभी हिमे बोलती है कि हाँ हम अपने दोस्तों से अलग हो गए। तभी वो कैट बोलते हैं कि अगर तुम लोग खो गए हो तो तुम उस अरीना के पास जाके वेट कर सकते हो क्योंकि वो वहाँ का सबसे फेमस एरिया है। और दूसरी तरफ सातो भी काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, अब बोलता है कि हिमे और नेफर्टिस तुम दोनों कहाँ पे हो। और तभी मार्स दो कैट फॉक्स से पूछती है कि क्या आप लोग बता सकते हो कि रिंग ऑफ फायर की क्वीन हमें कहाँ पे मिलेगी। तभी एक कैट बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गई, तुम प्रिंसेस के साथ ब्लैंक डेट पे जाना चाहते हो। और ये सुन के वो तीनों
तीनों काफी हैरान होते हैं वहाँ पे। तभी हमें हीमे और नेफिटिस दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे बैठ के खाना खा रही थी और नेफिटिस के गाल पे थोड़ा खाना लग जाता है और हीमे उस खाने को अपने रुमाल से पोंछ देती है। और तभी नेफिटिस बोलती है कि आप तो बिल्कुल सातो के जैसे हो। तभी हीमे बोलती है कि जब मैं आप दोनों के साथ रहती हूँ तो मैं अपने आप को काफी सेफ फील करती हूँ और बताती है कि मैं आप दोनों के बीच में आ गई हूँ। तभी हीमे बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल भी ध्यान इस पे नहीं देती। और तभी नेफिटिस बोलती है कि फिर भी आप थोड़ा बहुत तो जेलस फील करती होगी। और वहाँ पे फिर हीमे कुछ नहीं बोल पाती और तभी नेफिटिस बोलती है कि मुझे पता है कि आप सातो को बहुत पसंद करती हो और आप दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा है। और वो और भी कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी अरीना में से एक बंदा मार खा के नीचे गिरता है और उसे देख के हीमे और नेफिटिस दोनों काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी वहाँ पे सातो और बाकी लोग आने लगते हैं और तभी हीमे और नेफिटिस दोनों भागते हुए सातो के पास जाती है और तभी हीमे सातो को उस बंदे के बारे में बताने लगती है। तभी वो कैट रिंग ऑफ फायर की प्रिंसेस के साथ उन्हें ब्लाइंड डेट के लिए पूछती है और वो लोग अंदर जाते हैं तो क्वीन पहले ही किसी से लड़ रही थी और प्रिंसेस एक ही झटके में उस बंदे को हरा देती है। ये देख के सातो भी काफी हैरान होता है और तभी प्रिंसेस बोलती है कि अगला कौन है। और तभी प्रिंसेस सातो के हाथ में वो रिंग देख के बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हो रिंग किंग। सातो वहाँ पे हाँ बोलता है और तभी प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है तो तुम्हें मुझसे ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। और ये बोलते ही प्रिंसेस सातो पे अटैक कर देती है और पहले अटैक से तो सातो बच जाता है, लेकिन तभी दूसरा अटैक करती है, लेकिन उससे सातो नहीं बच पाता और वहीं पे ढेर हो जाता है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि मैं तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ क्योंकि किंग तो बहुत ही ज्यादा वीक है और क्या तुम एबिस किंग को हरा भी पाओगे? अगर तुम्हें दोबारा मैच करना हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और फिर हमें सातो दिखाया जाता है जो कि मार्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और सातो मार्स के ऊपर भी एक भी अटैक नहीं कर पा रहा था और हीमे उसे देख रही थी ट्रेनिंग करते हुए। तभी एक कैटवॉक आके उन्हें खाने के लिए पूछता है। फिर इसके बाद वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं और जो खाना सर्व कर रहा होता है ना, वही बंदा बोलता है जो भी बंदा रिंग ऑफ फायर की प्रिंसेस को हराएगा प्रिंसेस उसी के साथ शादी करेंगी। मुझे नहीं लगता कि हमारी प्रिंसेस के साथ कोई भी इस कंट्री में शादी कर पाएगा क्योंकि हमारी प्रिंसेस सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हमने दूसरी कंट्री से भी लोगों को बुलाया है ताकि वो हमारी प्रिंसेस को हरा सके और वो लोग भी हमारी प्रिंसेस से जीत नहीं पाए। तभी सातो सोचता है कि क्या मैं उसे हरा पाऊंगा और तभी एल्बेस्टर बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम 10,000 बार मैच करोगे उसके बाद भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे। और ये बात सुन के सातो काफी हैरान होता है और बोलता है तो फिर मैं प्रैक्टिस ही क्यों कर रहा हूँ। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि भूलो मत तुम्हारे पास 2 रिंग है। तभी सातो बोलता है कि मैच के बीच में मैजिक का यूज करना है तो चीटिंग है। और तभी जो खाना सर्व कर रहा होता है वो बोलता है कि ये चीटिंग नहीं है, मैजिक भी तुम्हारे बॉडी पार्ट का ही एक हिस्सा हो जाता है। और सातो जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खूब सारा खाना खाने लगता है और हीमे नेफिटिस केवल उसी की तरफ देखे जा रहे थे। फिर से वो प्रिंसेस का बैटल देखने के लिए जाता है और प्रिंसेस फिर से उस बंदे को एक ही अटैक में हरा देती है और ये देख के सातो फिर काफी हैरान होता है और एक जगह पे बैठ के वो काफी उदास होता है। और तभी हीमे सातो के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रेनिंग हो गया? और तभी सातो बोलता है कि नहीं अभी बाकी है। और तभी हीमे शर्माते हुए बोलती है कि सातो तुम मेरी गोदी में सो। और सातो ऐसा ही करता है। अभी हीमे बोलती है कि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो और ये मेरी तरफ से रिवॉर्ड है और क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है? और तभी सातो बोलता है कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी, इसी तरीके से तो मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ। और तभी नेफिटिस एक जगह पे छुप के उनकी बातें सुनती है और तभी हीमे बताती है सातो तुम्हें स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, तुम कमजोर ही ठीक हो। और ये सुनने के बाद सातो थोड़ा हैरान होता है और बोलती है कि तुम 5 प्रिंसेस से शादी करोगे और उनकी रिंग की पावर का यूज करोगी और रिंग की पावर डिसाइड होती है प्यार के वजह से और हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभाएंगे, तो तुम ताकतवर होने के लिए ज्यादा जोर मत डालो। तभी सातो बोलता है लेकिन इससे तो मैं यूजलेस कहलाऊंगा। और तभी एलिबेस्टर वहाँ पे आता है और बोलता है कि सातो तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। और तभी सातो बोलता है कि मैं काफी मेहनत करूंगा। और प्रैक्टिस के बाद सातो और मार्स मसाज के लिए जाते हैं और वहाँ पे सातो देख के हैरान होता है क्योंकि मसाज लड़कियां कर रही थी। तभी सातो मार्स से पूछता है कि अगर तुम रिंग किंग होते तो क्या तुम प्रिंसेस को हरा पाते? और मार्स वहाँ पे मना करता है। और तभी सातो सोचता है कि प्रिंसेस क्या इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी उनके मसाज की बारी आ जाती है और सातो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि लड़की उसका मसाज करने वाली थी। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा मसाज नहीं करूंगी, तुम्हारा मसाज कोई और करेगा। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही डरावना सा बंदा आ जाता है और बोलता है कि जनाब हम आपका मसाज करेंगे। और ये देखने के बाद तो सातो की वहाँ पे हालत ही खराब हो जाती है और अगले ही पल में हमें सातो दिखाया जाता है जिसका मसाज हो जाता है। और एक बार आप इसका थोबड़ा देखो भाई, कितना ज्यादा निराश है ये। और तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और ये देख के सातो थोड़ा हैरान होता है। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे सातो से कुछ बात करनी है। तभी ग्रेनाट बोलती है कि सातो मैंने तुम्हें बैटल में हराया है तो मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। और तभी वो वहाँ पे लेट जाती है और बोलती है कि मेरे पैर को स्क्रब करो। तभी सातो काफी
हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन मैं तो एक लड़का हूँ। और तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें फाइट में हराया है तो तुम्हें करना ही होगा। तभी सातो उसका मसाज करने लगता है और तभी ग्रेनाड बोलती है कि मैं ब्लाइंड डेट करके मैं काफी परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि हर एक बंदा मुझसे फाइट करता है लेकिन कोई भी जीत नहीं पाता और ये काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा था। लेकिन तभी तुम यहाँ पे आए और अगर रिंग प्रिंसेस की ड्यूटी है कि रिंग किंग की ताकत को बढ़ाना तो मैं ये रिंग तुम्हें दे दूंगी। और ये सुन के सातो थोड़ा हैरान होता है और तभी प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे रीमैच करते हो तो। और तभी क्वीन बताती है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से बैटल करूंगी और मैं एक्टिंग करूंगी हारने का, और इससे सभी को लगेगा कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। और मुझे पता है कि तुम्हारा रियल मकसद है इस रिंग को लेना, और मुझे नहीं पता कि तुम इस रिंग के लिए वर्थ इट हो या फिर नहीं, बट मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी सातो गुस्से में बोलता है कि मुझे तुम्हारे दया की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें हरा के अपना बेस्ट दूंगा। और ये सुनने के बाद ग्रेनाड वहाँ पे हंसती है और बोलती है कि ठीक है, तुम अपना बेस्ट देना। सातो सो के उठता है और तभी उसके बिस्तर में से नेफिटीज उठती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग सातो। और सातो चौंकते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे कब से थी? तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ पे हमेशा से थी। और तभी वो पूछती है कि अभी आपकी हालत कैसी है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मुझे पता है कि आप प्रिंसेस ग्रेनाड को जरूर हराओगे। और सातो भी बोलता है कि हाँ, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा पर मुझे नहीं लगता कि मैं जीत पाऊंगा। और तभी नेफिटीज बोलती है कि रिंग की पावर की मदद से आप जरूर जीतोगे और आपका दिल जो बोले आप हमेशा वही करना, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। तभी सातो उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि मैं अभी और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। और सातो वहां से जाता है और उसके जाने के बाद नेफिटीज काफी ज्यादा ब्लश करती है। और इसके बाद सातो मार्स के साथ ट्रेनिंग करता है और आ जाता है। तभी वो अपने व्हाइट मैजिक का यूज करता है और इस कारण उस नाइट का सारा फ्लेम बुझ जाता है और तलवार से उस नाइट पे अटैक करती है। और इसके बाद वो तलवार सातो की तरफ फेंकती है और सातो उस तलवार पे रिंग ऑफ लाइट का मैजिक लगा के उस नाइट पे अटैक करता है और एक ही अटैक में वो नाइट हार जाता है वहाँ पे। और वो ब्लैक रिंग भी नीचे गिर जाता है और कुछ गार्ड आके बोलते हैं कि प्रिंसेस, हमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। और तभी वो बंदा भी उठता है जिसने ब्लैक रिंग को पहना था और वो सोचता है कि पता नहीं अभी मुझे क्या हो गया था। और तभी ग्रेनाड बोलती है, रिंग किंग मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें कम समझा था। भले ही तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन तुम रिंग किंग होने के लायक हो और अब तुम मेरे हस्बैंड बनने के भी लायक बन चुके हो। और ये सुन के हीमे वहाँ पे काफी निराश होती है, लेकिन तभी सातो बोलता है, नहीं, मैं ऐसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अर्न करूंगा, मैं तुमसे फिर से फाइट करना चाहता हूँ। और फिर अगले सीन में वो दोनों फिर से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं और ग्रेनाड तभी सातो पे अटैक करती है और उस अटैक को सातो देख भी नहीं पाता और वो अटैक सातो को लग भी जाता है। वो काफी ज्यादा पिट रहा होता है और ये देख के हीमे रोने लगती है और बोलती है कि वो लड़ क्यों रहा है। तभी नेफिटीज हीमे को बोलती है कि क्या आप सातो के लिए चेयर नहीं करोगे? तभी ग्रेनाड बोलती है कि तुम अपने रिंग की पावर को यूज क्यों नहीं कर रहे? और तभी सातो बोलता है कि मैं इसे यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी पावर नहीं है, क्योंकि मैं कूल बनना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए जिसे मैं प्यार करता हूँ। ये सुन के हीमे काफी खुश होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अगर तुमने ग्रेनाड को हरा दिया तो रात में तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो। नहीं हो रहा था कि मुझे किसी ने हरा दिया। और काफी ज्यादा ब्लश करती है और दौड़ के जाती है और सातो को किस कर लेती है। उनकी शादी वहाँ पे हो जाती है और अब सातो के पास 3 रिंग आ चुके थे। और तभी वो बोलती है कि रिंग किंग, तुमने मुझे हरा दिया है तो अब मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ। तभी वो बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हारी वाइफ बन चुकी हूँ तो अब एक बच्चा करते हैं। और ये सुनने के बाद तो लिटरली वहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी सातो बोलता है कि रुको जरा, मैं अभी ये नहीं कर सकता। और तभी ग्रेनाड गुस्से में बोलती है कि ऐसा क्यों, क्या मेरी पहले ही प्रॉमिस कर रखा है? और ये सुनने के बाद तो भाई हीमे काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो और हीमे एक ही बेड पे होते हैं और वहाँ पे हीमे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी वो बोलती है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे देती हूँ। और सातो और हीमे दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं वहाँ पे। हीमे बोलती है कि रुको 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 जरा, और तभी सातो उसके ऊपर गिर जाता है। और उसके बाद हीमे मन में सोचती है, हम दोनों एक हस्बैंड वाइफ है तो हम ये तो कर सकते हैं। और तभी हीमे वहाँ पे नोटिस करती है कि सातो सो चुका है और वो सोचती है कि आज सातो ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इस वजह से काफी थक चुका है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातो अपने बगल में हीमे को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी कम्बल में से नेफिटीज निकलती है और वो बोलती है कि पिछली रात को तो कुछ भी नहीं हुआ। और हीमे भी चौंकते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम इस कम्बल में कब से थी? तभी नेफिटीज बोलती है कि मैं तो यहाँ पे हमेशा से थी और इसके बाद अब मेरी बारी होगी। और तभी ग्रेनाड पीछे से आती है और वो बोलती है कि फिर उसके बाद मेरी बारी। तभी पीछे से गार्ड आती है और बोलते है कि प्रिंसेस, सब व्यवस्था हो गई है। और तभी ग्रेनाड बताती है, शादी के बाद हमने एक जश्न रखा है और इसके बाद सभी लोग वहाँ
वहाँ पे जाते हैं और सभी लोग उनकी काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं और सब लोग सातों को काफी चेयर करते हैं और ग्रेनाइट के फादर भी बोलते हैं कि चलो फाइनली उसको उसके पसंद का लड़का मिल गया और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अपनी बेटी के लिए। और वहाँ पे सातों काफी घबरा रहा होता है और हिमे जेलस हो रही थी, इस वजह से वो पूरा बियर का गिलास गटक लेती है और एक गिलास में उसको खूब नशा हो जाता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद सातों उसे कमरे में लेके जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया हिमे, और तभी हिमे बोलती है कि तुम मुझे हमेशा टेंशन देते हो बस। अभी सातों बताता है कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं, अपने वर्ल्ड में जाके करना चाहता हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब है। और हिमे भी उसका शुक्रिया करती है और उन लोगों को बात करते हुए नेफिटीज और ग्रेनाइट देख रहे थे और वहाँ पे कैट पाउडर जल रहा था, इस वजह से ग्रेनाइट अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और बोलती है कि अब मेरे साथ भी करो सब कुछ। और हिमे और नेफिटीज मिल के ग्रेनाइट को मार के वहीं पे बेहोश कर देते हैं। फिर वो लोग किंगडम ऑफ वाटर में पहुंच जाते हैं और वो सिटी काफी ज्यादा सुंदर था और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि मार्स वहाँ पे नहीं होता। तभी एल्वेस्टर बोलता है कि वो अपने किसी काम से गया होगा और तभी सातों अपने मन में सोचता है कि वो हमेशा से यहाँ पे आना चाहता था। तभी वहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और बोलती है कि आप रिंग किंग हो ना, और सातों वहाँ पे हाँ बोलता है और तभी वो लड़की बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और ये सुनने के बाद सातों काफी ज्यादा शर्माता है और वो लड़की सातों को एक बुके देती है और इसके बाद तुरंत ही किस कर लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, किंगडम ऑफ वाटर की क्वीन थी और वहाँ पे सातों की उसके साथ शादी हो जाती है और सातों के पास रिंग ऑफ वाटर भी आ जाता है। और तभी वो प्रिंसेस बोलती है कि रिंग किंग तुम तो काफी केयरलेस हो, मेरा नाम है सफीर मासा और मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ और अब से तुम मेरे हस्बैंड बन चुके हो। और वहाँ पे सातों काफी हैरान होता है और तभी प्रिंसेस बाकी प्रिंसेस को देख के बोलती है कि लगता है मेरी इन सब से नहीं बनेगी। तभी प्रिंसेस बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो इस कंट्री के प्रिंस भी तुम ही होगे, तो अब तुम्हारे ऊपर इस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। मैं आशा करती हूँ कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे और आप सभी मेरे साथ आइए क्योंकि मैं किंग की पूरी पावर देखना चाहती हूँ। तभी सातों बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, और तभी साफिर बोलती है कि कुछ समय बाद ये कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी कुछ गार्ड आते हैं और वो बोलते हैं कि प्रिंसेस आप पैलेस में वापस चलिए। तभी साफिर सातों को गले लगाते हुए बोलती है कि ये रिंग किंग है और मेरी इसके साथ शादी हो गई है। और जो नाइट होता है वो सबको समझ जाता है और बोलता है कि आप लोग मेरे साथ चलिए। फिर इसके बाद एल्वेस्टर बताते हैं कि जिस नाइट को तुमने अभी देखा था वो मार्स का बड़ा भाई है और वो अनडिफिटेड नाइट है और उसका नाम है स्लडर। और वहाँ पे ग्रेनाइट भी कुछ बोलती है और ये सुन के सातों बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तभी साफिर बोलती है कि एक बीस्ट लड़की क्या ही ज्यादा जानेगी, और ये सुनने के बाद तो ग्रेनाइट काफी गुस्से में हो जाती है। फिर इसके बाद वो लोग पैलेस में पहुंच जाते हैं और तभी उन्हें अजीबोगरीब आवाज सुनाई देता है और तभी साफिर बोलती है कि कुछ समय बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला है तो तुम सब रेडी रहना। तभी हिमे बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, और तभी साफिर बोलती है कि यहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स है। तभी वहाँ पे ऑक्टोपस मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है और तभी साफिर बोलती है कि तो इम्पॉसिबल है और ये यहाँ पे कैसे आ सकता है, और वो डायरेक्ट सातों पे अटैक करता है लेकिन सातों अपने रिंग की मदद से एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये देख के साफिर और स्लडर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये है रिंग किंग की पावर। और रिंग किंग की सारी बातें साफिर अपने फादर को बताती है और वो बोलती है कि आपने बोला था रिंग ना देने के लिए बट मैंने रिंग दे दिया, तो क्या आप बुरा मान रहे हो। जो किंग के बगल में एक औरत थी वो बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो, और ये सुनने के बाद साफिर गुस्सा हो जाती है। तभी वो विक्सन किंग के कान में बोलने लगती है कि अब हमारे कंट्री में काफी प्रॉब्लम्स आने वाली है। और तभी किंग बोलते हैं कि रिंग किंग तुम हमारे कंट्री में क्यों आए हो, और तुम्हारे कारण ही ये सब हो रहा है। और सातों तो काफी हैरान होता है और सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, और ज्यादा चिल्लाने के कारण किंग को भी काफी प्रॉब्लम होती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी सातों पूछता है कि क्या वो तुम्हारी मदर है, और वो सुन के साफिर काफी गुस्सा होती है और बोलती है कि नहीं, उसे मेरे पापा ने हायर किया था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरे डैड उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। और तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है और बोलती है कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया, हमने तो डिसाइड किया था हम दोनों एक साथ रिंग किंग से शादी करेंगे। और तभी साफिर बोलती है कि लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले ये डिसाइड कर लिया था। तभी साफिर बताती है कि ये मेरी ट्विन सिस्टर है और इसका नाम है साफिरा। और तभी साफिरा बोलती है कि दीदी आपने ये क्यों किया, इतने बेकार दिखने वाले इंसान के साथ आपने शादी क्यों की। और ये सुनने के बाद तो हमारा सातों भाई काफी निराश होता है। और तभी नेफिटीज बोलती है कि सातों ने मेरे को बैटल में हराया है बट वो सुंदर है या फिर नहीं इसके बारे में तो मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया। और नेफिटीज भी बोलती है कि मैं तो एल्फ हूँ तो मैं किसी की सुंदरता के बारे में क्या ही बात करूँ। और ये सुनने के बाद तो सातों और भी ज्यादा निराश होता है और बोलता है कि तुम दोनों को तो मुझे डिफेंड करना चाहिए। लेकिन तभी हिमे सातों की तारीफ करती है और तब सातों को थोड़ी राहत मिलती है। और तभी वहाँ पे अचानक से मार्स आ जाता है। तभी मार्स बोलता है कि साफिरा मैं अभी तक हम दोनों
की प्रॉमिस को नहीं भूला हूँ। और तभी साफिरा बोलती है कि मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती हूँ। फिर इसके बाद साफिरा वहाँ से भाग जाती है और मार्स भी उसके पीछे जाता है। तभी सातो पूछता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, और तभी साफिर बताती है कि मार्स साफिरा का लवर है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ। तो मैं स्टोरी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। गीजरस एम्पायर था जो कि पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल पाना चाहता था, लेकिन वो वाटर सिटी को ना बल के दम पे नहीं हरा सकता था। तो उन्होंने अपने छोटे बेटे मार्स को इस कंट्री में भेजा था, और उसको इसलिए भेजा था ताकि वो यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर भेज सके। लेकिन समय के साथ साथ मार्स और साफिरा को प्यार हो गया, और इस कारण मार्स ने कभी मिशन पे ध्यान नहीं दिया और फिर उसे वापस बुला लिया गया। और तभी मार्स का एक लेटर आता है कि एम्परर के ऑर्डर की वजह से अब उसे एक रिंग किंग बनना पड़ेगा, और रिंग किंग बनने के बाद वो साफिरा से शादी जरूर करेगा। और यही था मार्स के पास इकलौता रास्ता साफिरा के साथ शादी करने का। लेकिन वो रिंग किंग नहीं बन पाया और उसने दूसरी दुनिया के किसी लड़के को रिंग किंग बना दिया। और साफिर बताती है कि मार्स ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। फिर उसके बाद हमें मार्स दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि साफिरा मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तभी साफिरा रोते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम रिंग किंग क्यों नहीं बने। और तभी मार्स बोलता है कि मैं उसके लायक नहीं था। तभी साफिरा बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और वो वहां से चली जाती है। फिर साफिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताती है कि फिर उसके बाद विनिक्स हमारे पास आई, और पहले तो उसकी स्टोरी पे कोई बिलीव नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसका प्रेडिक्शन सच होने लगा उसके बाद सब उसके ऊपर बिलीव करने लगे। तभी सातो बोलता है कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि एम्परर ने ही विनिक्स को भेजा है। और तभी साफिरा बोलती है कि हाँ मुझे भी ये लगता है। तभी हमें विक्सन दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि साफिर ने मेरे प्लान को खराब कर दिया है, तो तुम लोग जाओ और रिंग किंग को मार के रिंग मेरे पास लेके आओ। तभी वो लोग रिंग किंग को मारने के लिए जाते हैं, और जैसे ही देखते हैं वो लोग रिंग किंग दो लड़कियों के साथ सो रहा है। तभी वो दोनों बात करते हैं कि मैं तो काफी जेलस कर रहा हूँ रिंग किंग से। लेकिन तभी पीछे ग्रानाट आ जाती है और उन दोनों को मार देती है। तभी ग्रानाट बोलती है कि साफिर सच बोल रहे थे, ये लोग रिंग किंग को मारने के लिए आई है, और इनके सर पे तो हॉर्न भी नहीं है, तो ये शायद दूसरी कंट्री के होंगे। और तभी वहाँ पे धुआं होता है, और इस कारण ग्रानाट कुछ नहीं देख पाती, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी ग्रानाट सोचती है कि इन्हें जरूर एम्परर ने भेजा है यहाँ पे। और सुबह ग्रानाट सभी को बातें बता रही होती है, लेकिन तभी पीछे हमें एक और असैसन देखने को मिलता है जो कि रिंग किंग को मारने के लिए आता है। लेकिन एल्बेस्टर अपने मैजिक की मदद से रिंग किंग को बचा लेता है। और तभी वो लोग स्विमिंग पूल में मजा करने लगते हैं। और तभी ग्रानाट सातो के पास आती है और बोलती है कि चलो पहले हम बच्चा करते हैं। और तभी हीमे भी बीच में आती है और बोलती है कि पहली बारी मेरी है, और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। और तभी नेफिटिस भी बोलती है कि मैं अभी लाइन में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वहाँ पे साफिर आ जाती है, और उसके स्विम सूट को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे साफिर बताती है कि सातो हमें विक्सन को एक्सपोज करना होगा। और ये सारी बातें विक्सन के एक असैसन सुन रहे थे। और तभी हमें मार्स दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे उदास होता है, और तभी उसके पास सातो आता है और बोलता है कि मार्स लगता है तुम काफी टेंशन में हो। और तभी मार्स बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसमें सारी गलती मेरी ही थी। और तभी सातो बोलता है कि तो मार्स तुमने मुझे रिंग किंग बनने क्यों दिया, और अगर तुम रिंग किंग होते तो आज तुम्हारी साफिरा के साथ शादी हो सकती थी। तभी मार्स बोलता है कि रिंग किंग की ड्यूटी मेरे लिए काफी हैवी हो जाती। और तभी सातो बोलता है कि बस इतना ही और कुछ नहीं। तभी मार्स बताता है कि जब मैंने शादी करते टाइम हीमे का चेहरा देखा था तो मुझे उस टाइम पे साफिरा का चेहरा नजर आ रहा था, और इस कारण मुझे पता था कि वो क्या फील कर रही है, और इसी वजह मैंने तुम्हें रिंग किंग बनने दिया। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सातो काफी हैरान होता है। और इसके बाद मार्स अपने भाई के पास आता है और बोलता है कि भाई हमने तो वादा किया था कि इस कंट्री में इसके बाद कोई अटैक नहीं होगा। तभी स्लाटर बोलता है कि ये फादर का ऑर्डर है और उन्होंने अभी तक हमें माफ नहीं किया क्योंकि तुम रिंग किंग नहीं बने। और ये बोलने के बाद उसका भाई वहाँ से चला जाता है और मार्स वहाँ पे काफी उदास होता है। लेकिन तभी वहाँ पे विक्सन आ जाती है। तभी मार्स बोलता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और तभी विक्सन बोलती है कि प्रिंस मार्स आप रिंग किंग की रिंग ले लो। और तभी मार्स बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो क्या। तभी विक्सन बोलती है कि ये किंग का ऑर्डर है और तुमने रिंग किंग का भरोसा भी जीत लिया है, और आज से 3 दिन बाद मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, और यहाँ पे चारों तरफ खाली कियोस ही कियोस होगा, और आपके पास वही मौका होगा रिंग किंग को हराने का। और वहाँ पे विक्सन की बातें सुन के मार्स भी मैनिपुलेट होने लगता है। तभी विक्सन बोलती है कि तुम सातों को मार दो और उसकी सारी रिंग्स को लेके आ जाओ। और तभी मार्स थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो बोलता है कि क्या तुम हमारे किंगडम के कोई जासूस हो। तभी विक्सन बोलती है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ जो कि फ्यूचर देख सकती है, और इस किंगडम पे काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं, और वही तुम्हारे पास मौका होगा रिंग किंग को मारने का। और वो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ आउटसाइडर है, और उसका हमारी रिंग के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। देखा जाए तो असली रिंग किंग तो तुम ही हो। और वो काफी ज्यादा मैनिपुलेट करने लगती है, और तभी वो एक तलवार निकालती है और बोलती है कि तुम इस तलवार की मदद से रिंग किंग को काफी इजीली मार दोगे, क्योंकि रिंग किंग की कोई भी पावर इस तलवार पे वर्क नहीं करने वाला। और इतनी सारी बातें सुन के मार्स भी मैनिपुलेट होने लगता है।
इसके बाद मार्स भी वो तलवार ले लेता है और विक्सन वहां से जाने लगती है और बोलती है कि सारे रिंग्स को लेके अपने एम्पायर में आना, मैं तुम्हारा वहीं पे वेट करूंगी। फिर अगले दिन हमें मार्स दिखाया जाता है जो कि अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा था और वो अपने आप से ही बात कर रहा था और बोल रहा था कि आखिरकार मुझे क्या हो गया। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और पास्ट में मार्स के फादर जो थे वो मार्स की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे किंगडम को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाओगे और इस परिवार के सबसे कमजोर इंसान तुम ही हो। बहुत जल्द रिंग किंग का सिलेक्शन होने वाला है तो तुम हमारी कंट्री से जाओगे रिप्रेजेंट करने के लिए। तुम्हें ये मौका केवल मेरे वजह से मिला है, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलता। और ये सब सुनने के बाद मार्स काफी ज्यादा निराश होता है और तभी मार्स निराश होकर जाने लगता है और वो साफिरा को नहाते हुए देखता है और जैसे ही साफिरा भी उसे देखती है तो काफी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। तभी मार्स बोलता है कि मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने सब कुछ खो दिया। और तभी उसके तलवार के ऊपर की एक चीज चमकने लगती है और इसके बाद तो मार्स पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्या चीज था। अब मार्स का केवल एक ही मकसद था, रिंग किंग को हरा के सारे रिंग्स को लाना। फिर इसके बाद हम दरबार का सीन देखते हैं और वहीं पे स्लेडर बता रहा होता है कि सातो और तुम यहीं पे रहना और हमारी सेना बाहर निगरानी रखेगी और हम बाहर के मॉन्स्टर को मारेंगे और अगर अंदर कुछ आ जाता है तो उसे तुम संभालोगे रिंग किंग। और सातो भी वहाँ पे हाँ बोलता है और इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और तभी हीमे शर्माते हुए सातो के पास आती है। तभी सातो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और तभी हीमे काफी शर्माते हुए सातो को किस कर लेती है और फिर बोलती है कि तुम बैटल में जा रहे हो तो तुम्हारी पावर को भी एक्टिवेट करना होगा। और वहाँ पे सातो भी काफी शर्माने लगता है और फिर इसके बाद ग्रानाड आती है और वो बोलती है कि अब मेरी बारी। तभी वो भी सातो को किस करने लगती है और तभी हीमे बोलती है कि अरे तुम रुको, तुम क्यों कर रही हो। और तभी ग्रानाड बोलती है कि क्या हुआ सातो, मेरा भी तो हस्बैंड है। तभी वहाँ पे शर्माते हुए नेफिटिस आती है और वो बोलती है कि क्या मैं भी कर सकती हूँ। तभी हीमे भी काफी गुस्से में बोलती है कि क्या नेफिटिस तुम्हें भी करना है। और तभी नेफिटिस वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि मैं भी तो वाइफ हूँ, तुम मेरा भी तो हक बनता है करना। तभी हीमे बोलती है कि मेरा कुछ और मतलब था, तुम कर सकती हो। और इसके बाद नेफिटिस भी सातो के गाल पे किस करती है और उनकी ये सब हरकतें देख के साफिर का तो अलग ही बिहेवियर होता है और वो सोचती है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी एल्बेस्टर इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं कि रिंग किंग का कनेक्शन जितना ज्यादा उनकी वाइफ के साथ होगा उतना ही रिंग किंग का पावर बढ़ेगा। और मार्स उन्हें दूर से देख रहा था और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। तभी हमें स्लेडर की सेना को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और स्लेडर साइड में खड़े होकर देख रहा था। तभी एक सेना आता है स्लेडर के पास कुछ बोलने के लिए। तभी वो बताता है कि लीडर जो बॉस मॉन्स्टर है वो पैलेस के ऊपर ही अपेयर हुआ है तो हमें वहाँ पे जल्दी से सेना भेजना होगा। स्लेडर बोलता है कि वहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पे संभालेंगे, वहाँ पे रिंग किंग अकेले ही उन सबको संभाल लेगा। तभी पैलेस के पास बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर अपेयर होता है और इसके बाद सभी प्रिंसेस अंदर चली जाती है। तभी एल्बेस्टर और मार्स उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए रेडी हो रहे थे लेकिन तभी पीछे से मार्स आता है अपनी तलवार लेके सातो को मारने के लिए। लेकिन एल्बेस्टर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और वो सातो को साइड हटने के लिए बोलता है और तभी सातो साइड हटता है और मार्स के अटैक को डॉज कर देता है। और तभी एल्बेस्टर अपने मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर को संभाल रहा था और तभी वो बोलता है कि सातो तुम मार्स को संभालो, मैं इस मॉन्स्टर को देखता हूँ। तभी मार्स बोलता है कि मेरा असली मकसद है रिंग को वापस लाना और ये बोलते ही वो सातो पे अटैक कर देता है। तभी सातो बोलता है कि मार्स तुम्हें हुआ क्या है, तुम तो पहले एकदम ठीक थे। और तभी मार्स बोलता है कि ये सब तुम अपने आप से पूछो और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीत पाऊं और बाद में तुम्हें धोखे से मार दूं। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि सातो मार्स को किसी ने मैनिपुलेट किया है। और तभी सातो बोलता है कि तो फिर मैं अब क्या करूं, उसे होली वाटर से फिर से नॉर्मल कर दूं। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता बट उसे तुम्हें ही रोकना होगा। तभी सातो बोलता है कि जब मुझे आपकी जरूरत होती है आप तभी मेरी मदद नहीं करते। और तभी मार्स फिर से सातो पे अटैक करता है और सातो फिर से बचता है और वो सोचता है कि मैं अपनी तलवार से तो इसको नहीं हरा पाऊंगा। तभी सातो रिंग की पावर से मार्स पे अटैक करता है लेकिन वो उसे काफी इजीली डॉच कर देता है। और ये देख के सातो भी काफी हैरान होता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। तभी सातो का रिंग उससे बात करने लगता है और बोलता है कि उसके हाथ में नॉस्टैल्जिक स्वॉर्ड है और इसी कारण मेरी पावर उसके ऊपर यूज नहीं हो पाएगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस बंदे को ये स्वॉर्ड कहाँ से मिला। और तभी सातो अपने मन में तो यही सोच रहा था कि ये रिंग मुझसे बात करता है। तभी सातो का रिंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम अपनी पावर से काफी इजीली उसे हरा सकते हो। और तभी सातो बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मैं मार्स को नहीं मारने वाला। और तभी सातो मार्स की तरफ देखता है और उसके चेहरे पे देख के एकदम साफ पता लग रहा था कि मार्स ये नहीं करना चाहता, लेकिन कोई तो है जो कि मार्स को ये सब कुछ करने के लिए कंट्रोल कर रहा था। और दूसरी तरफ पैलेस में सभी प्रिंसेस को पता चल जाता है कि मार्स और सातो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मार्स की लवर मतलब कि साफिरा ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी वो सारी प्रिंसेस बालकनी में आते हैं उनको देखने के लिए और मार्स तभी अटैक करने के लिए जाता है सातो पे और इस बार सातो वहीं पे खड़ा रहता है। और तभी मार्स उसको मार सकता था लेकिन वो उसके हाथ में
में तलवार मारता है और तभी सातो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो मार्स, तुम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड इंसान हो। और ये सब सुन के मार्स वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि सातो प्लीज तुम मुझे मार दो क्योंकि मेरी लवर ने मुझे छोड़ दिया है, मैं रिंग किंग भी नहीं बन पाया, मैं तुम्हें चोट भी पहुंचाया हूँ, तो मैं एक फेलियर हूँ और मुझे और जीने का हक नहीं है और मैं एकदम यूजलेस इंसान हूँ। तभी सातो बोलता है कि तुम एक यूजलेस इंसान नहीं हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता और मैं इस जर्नी में अभी तक नहीं होता अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो। और ये सब सुन के मार्स को भी काफी अच्छा फील होता है और तभी सातो बोलता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरे साथ रहो। तभी उसका रिंग बोलता है कि मार्स के स्वॉर्ड पे जो सर्कल सा गोला है उसको तोड़ दो और इसके बाद सातो यही करता है और उस गोले को तोड़ देता है और इसके बाद मार्स फिर से नॉर्मल हो जाता है। और दूर से ये सब कुछ विक्सन देख रही थी और विक्सन भी बोलती है कि मैं इस बार भी हार गई। और तभी हमें एलिवेस्टर दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कि सातो जल्दी से मेरी मदद करो, मैं इससे ज्यादा इसे नहीं रोक सकता। और इसके बाद वो मॉन्स्टर हीमे पे अटैक करता है लेकिन ग्रानाट उसे बचा लेती है और तभी वो मॉन्स्टर साफिरा को पकड़ लेता है और ये देख के मार्स काफी डर जाता है। और तभी वहाँ पे विक्सन आ जाती है और तभी एलिवेस्टर बोलता है मुझे पता है कि इन सभी मॉन्स्टर को तुम ही यहाँ पे ला रही हो और तुम ही इन मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर रही हो। और तभी विक्सन बोलती है कि मुझे ये सब काम करने में काफी मजा आता है और मार्स कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं साफिरा को मार दूंगी और जल्दी से मुझे सभी रिंग ला के दो। तभी मार्स बोलता है कि हाँ मैं सातो से काफी ज्यादा जलता हूँ और मैंने उसको मारने की कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे कैसे जीना है और अब मैं अपने रास्ते पे चलूंगा। और तभी वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि साफिरा क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तभी विक्सन मार्स को बोलती है कि क्या तुम बेवकूफ हो गए हो और तभी सातो इसका फायदा उठाते हुए साफिरा को बचा लेता है। तभी साफिरा नीचे गिरने लग जाती है लेकिन मार्स उसे सही टाइम पे पकड़ लेता है और ये देख के विक्सन काफी ज्यादा गुस्से में आती है और वो अपने रियल फॉर्म में आने लगती है और वो अपने मॉन्स्टर का भी रूप एकदम चेंज कर देती है। और तभी एलिवेस्टर बोलता है कि यही है विक्सन का रियल रूप। और तभी साफिर वहाँ पे आती है और वो बोलती है कि सातो मैंने तुम्हें बेवकूफ समझा था लेकिन तुम तो काफी अच्छे इंसान निकले। तभी वो सातो को किस करती है और इसके बाद सातो का जो वाटर का पावर था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और तभी जो साफिर होती है वो काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है और वो जो विक्सन का मॉन्स्टर था उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। और ये देख के तो सातो भी काफी हैरान होता है और विक्सन वहाँ पे हार जाती है तो वहाँ से भाग जाती है वो। और फिर इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा चेंज हो गया था और इसे देख के तो सातो भी काफी हैरान होता है। तभी किंग बताता है कि मुझे उस विच ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, इसी वजह से मैं इतना ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन रिंग किंग की वजह से मेरा किंगडम और मैं दोनों एकदम ठीक है और तुम्हारा शुक्रिया रिंग किंग क्योंकि तुमने हमारी काफी मदद की। और जो किंग होता है वो एम्पायर के लोगों को भी थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुम नहीं होते तो हम इतनी आसानी से वार नहीं जीत पाते और अब हम और तुम्हारी मदद नहीं लेंगे क्योंकि अब से हम अपने किंगडम की रक्षा खुद ही करेंगे। और तभी किंग बोलता है कि साफिर अब तुम काफी बड़ी हो गई हो और साफिर भी अपने पापा को एकदम ठीक देख के काफी इमोशनल हो जाती है। तभी किंग बोलता है कि साफिर तुमने फाइनली एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ लिया। और तभी साफिर बोलती है कि पप्पा आप ये क्या बोल रहे हो, वो तो एकदम बेवकूफ सा लड़का है और बस उसके पास मैजिकल पावर है। और ये सुनने के बाद तो सातो को काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मार्स आता है और वो बोलता है कि किंग मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी साफिरा से शादी कर लूं। और तभी किंग बोलता है कि मार्स तुमने भी काफी अच्छा काम किया और मैंने अपने किंगडम को बचाने के लिए इतना ध्यान दिया कि मैंने कभी भी अपनी बेटियों पे ध्यान ही नहीं दे पाया, मैं कभी भी एक अच्छा फादर नहीं बन पाया और ना ही कभी भी अपनी बेटी की फीलिंग्स को जान पाया। तो फिर मार्स अब तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और इसके बाद मार्स और साफिरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मार्स बोलता है कि सातो मैं तुमसे एक काम में तो आगे हूँ। और यहाँ पे सातो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि, और तभी सातो चौंकते हुए बोलता है कि क्या तुमने वो कर भी लिया। और तभी स्लेडर वहां से जाने लगता है और तभी मार्स उसको बुलाता है और तभी स्लेडर बोलता है कि विक्सन जो थी उसका हमारे एम्परर से कुछ कनेक्शन है तो मुझे वहां पे जाके चेक करना होगा। और तभी वो बोलता है कि मार्स तुम भी कभी भी हमारे एम्परर में आ सकते हो। और तभी हमें विक्सन दिखाई जाती है जो कि एम्पायर के किंग के पास आती है और बोलती है कि मैं फिर से हार गई और मैं उस किंगडम पे कब्जा नहीं कर पाई और ना ही मैं रिंग किंग को मार के रिंग ला पाई। और तभी एम्पायर बोलते हैं अच्छा तो फिर, लेकिन तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं मॉन्स्टर को अभी भी कंट्रोल कर सकती हूँ। और इसके बाद वो किंग के पास आके उसे भी कंट्रोल करने वाली होती है, लेकिन किंग को ये बात पता चल जाता है और वो अपनी तलवार की मदद से एक ही अटैक में विक्सन को काट देता है। तभी किंग बोलता है कि तुम एकदम यूजलेस हो और मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी विक्सन बोलती है कि आखिरकार तुमने ऐसा किया क्यों। और तभी किंग बोलता है कि मेरे रास्ते में कोई भी आए, चाहे वो रिंग किंग हो या फिर एबिस किंग, मैं सभी को मार दूंगा। फिर इसके बाद वो सभी लोग हमें एक ही साथ एक बेड पे देखने को मिलते हैं और ग्रानाट बोलता है कि अब हमें अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होगा। और तभी साफिर बोलती है कि तो फिर तो मुझे
सातो के बहुत क्लोज सोना होगा। तभी हीमे बोलती है कि सातो के सबसे क्लोज तो मैं सोऊंगी, और तभी नेफिरिस बोलती है कि मैं तो सबसे बीच में सोऊंगी। वहाँ पे वो चारों लड़कियां काफी परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलिबेस्टर बताता है कि अगर तुम चारों लड़कियां रिंग किंग के क्लोज रहोगी तो रिंग किंग की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, तो कोशिश करना तुम हमेशा उनके पास रहो। तभी सातो बोलता है कि मेरे हाथ में एक छोटा सा चोट है, तो तुम लोग इतना चिंता मत करो। और तभी हीमे गुस्से में बोलती है कि सातो तुम चुपचाप रहो, मुझे पता है कि तुम्हें हम चारों के साथ सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम्हें हमारी फीलिंग्स के बारे में भी समझना होगा। और इसके बाद ग्रानाड भी कुछ बोलती है, और इसके बाद ग्रानाड और हीमे के बीच में लड़ाई हो जाती है। तभी सातो अपने मन में सोच रहा था कि इन चारों की वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है। तभी सातो बोलता है कि सभी बात मेरी ध्यान से सुनो कि हीमे मेरे काफी क्लोज है। और तभी नेफिरिस बोलती है कि ये बात तो मैं भी जानती हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके दिल में कौन से नंबर पे आती हूँ। ग्रानाड भी बोलती है कि मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारी वेट करूंगी। और उन चारों की बात सुन के सातो भी काफी परेशान हो जाता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तभी ग्रानाड वहाँ पे रोने लगती है और बोलती है कि सातो तुम कभी भी हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, हम और कब तक वेट करें, और मैं तो इतना वेट नहीं कर सकती। तभी ग्रानाड सातो के ऊपर कूद जाती है, और जैसे ही सातो अपनी आंख खोलता है तो वो सभी उसके ऊपर होते हैं और बोलती है कि तुम हमारे साथ जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। और वहाँ पे सातो काफी सोच में पड़ जाता है, और तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम रुके क्यों हो रिंग किंग, तुम अपनी इच्छाओं को पूरी करो। और तभी सातो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और मैं इन सभी के साथ ये सब नहीं कर सकता। और इसके बाद हमें हीमे दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और बोलती है कि सातो तुम तो काफी मजे कर रहे हो। और सातो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हीमे नहीं सुनती और काफी गुस्सा हो जाती है। और तभी सातो की आंख खुलती है और हमें पता लगता है कि सातो एक सपना देख रहा था, और चारों लड़कियां काफी अच्छे से सातो के बगल में सो रखी थी। तभी सातो हीमे को बोलता है कि हीमे मैं आज तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। और ये सुन के हीमे काफी हैरान होती है। तभी नेफिरिस बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी सातो बोलता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं और हीमे अकेले डेट पे जाना चाहते हैं। और ये सुन के तो वहाँ पे नेफिरिस काफी उदास हो जाती है। तभी नेफिरिस बोलती है कि तुम दोनों मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के जाओगे। और तभी साफिर बोलती है कि तुम लोग सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो। तभी ग्रानाड बोलती है कि तुम लोग मजे करो, मैं यहाँ पे सबको संभाल लूंगी। और तभी सातो काफी हैरान होता है और सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ग्रानाड ही हमारी रुकावट बनेगी, लेकिन वो तो सबसे पहले मान गई। बट कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद हमें हीमे दिखाई जाती है जो कि नहा रही होती है, और वो सोचती है कि आज मैं अच्छे से नहाऊंगी क्योंकि मैं सातो के साथ डेट पे जाऊंगी। तभी सातो एलिबेस्टर के पास आता है और वो बोलता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैं हीमे के साथ डेट पे जाना चाहता हूँ, बट मेरे पास इस दुनिया के पैसे नहीं है। तभी एलिबेस्टर सातो को कुछ पैसे देता है। तभी एलिबेस्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, और मुझे पता है कि तुम दोनों आज रात बाहर ही रहने वाले हो और तुम वो सब कुछ करने वाले हो। तभी सातो बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो, मैंने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा। और तभी हीमे वहाँ पे आती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना सातो, मैं थोड़ा लेट हो गई। तभी एलिबेस्टर बोलता है कि तुम दोनों मजे करना। और फिर इसके बाद हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं जो कि घूमने के लिए निकल चुके होते हैं, और उन दोनों के पीछे सातो की तीनों वाइफ होती है। और तभी नेफिरिस बोलती है कि क्या हम जो कर रहे हो वो सही रहेगा। तभी ग्रानाड बोलती है कि हम तीनों भी उसकी वाइफ है, तो हमारा भी अधिकार बनता है सातो पे। तभी साफिर बोलती है कि तुमने तो बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, बट मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। और तभी ग्रानाड उसको पकड़ती है, बोलती है कि तुम भी हमारे साथ रहोगी। वहाँ पे सभी लोग सातो को पहचान रहे थे, और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, और सातो को बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करते हैं। तभी हीमे सोचती है कि ये तो बिल्कुल भी डेट जैसा नहीं लग रहा, बट सातो को इसमें काफी अच्छा लग रहा है, यही मेरे लिए काफी है। और आज तो सातो रिंग किंग भी नहीं है, वो एक नॉर्मल सा लड़का है जिसको मैं पहले से जानती हूँ। और इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, वहाँ पे वो दोनों खाना खाते हैं, और हीमे तो केवल सातो को घूरे जा रही थी। और तभी सातो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी हीमे अपने रुमाल से सातो का मुंह पोंछती है और बोलती है कि तुम्हारे मुंह में खाना लग गया है। और उन तीनों ने अभी भी उन दोनों के ऊपर नजर रखा ही था। और तभी नेफिरिस बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा है, और मुझे कभी कभार काफी अकेलापन भी महसूस होता है। तभी ग्रानाड बोलती है कि तुम इतना ज्यादा निराश मत हो, क्या पता सातो के वर्ल्ड में ऐसा रूल हो कि वहाँ पे एक आदमी एक ही गर्लफ्रेंड को रख सकता है, बस हमें अब सातो के माइंड को चेंज करना होगा। तभी हम उन दोनों को पार्क में देखते हैं, और यहाँ पे भी उन तीनों ने नजर रखा था। और तभी साफिर बोलती है कि इस जगह पे सभी लोग डेट पे आते हैं। तभी ग्रानाड बोलती है कि मैं तो अपनी लाइफ में आज तक कभी डेट पे नहीं आई हूँ। और जैसे ही सातो और हीमे उस जगह को देखते हैं, वो दोनों काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी कपल होते हैं वो लवी डबी हो रहे थे, मतलब कि कुछ ज्यादा ही क्लोज थे, और वहाँ पे वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक बेंच पे बैठते हैं जहाँ पे हीमे सातो को बस देखे जा रही थी, और सातो काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिरकार ये मुझे क्यों देख रही है, क्या ये
चाहती है कि मैं इसको किस करूं। वो दोनों बहुत हिम्मत करके एक दूसरे के क्लोज आते हैं और ये देख के तो भाई वो तीनों वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। वहाँ पे वो दोनों किस करने वाले होते ही है, लेकिन तभी सातो रुक जाता है और बोलता है कि हमें ये सब पब्लिक प्लेस पे नहीं करना चाहिए। हीमे भी बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, बट तुम मुझे किस करते टाइम इतना ज्यादा एम्बैरेसिंग फील क्यों कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें तीनों दिखाए जाते हैं जो कि वापस जा रहे थे और बोलते हैं कि हमें उनके ऊपर ऐसे नजर नहीं रखना चाहिए। और तभी ग्रेनाइट बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कुछ आगे करने वाले हैं। नेफिटिस वहाँ पे काफी खुश होती है और बोलती है कि मैं आज तक कभी भी दोस्तों के साथ ऐसे बाहर घूमने नहीं गई थी और मुझे आज काफी ज्यादा मजा भी आया। और तभी साफिर बोलती है कि क्या तुम दोस्त बोल रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी एज हमसे कुछ ज्यादा ही है। और ये सुन के नेफिटिस वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे और वहाँ पे सातो बोलता है कि हीमे ये तुम्हारी दुनिया है और मुझे इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल लाइफ इस दुनिया में जी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया और हमारी दुनिया में कोई अंतर है। और हीमे तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक हीरो की तरह साउंड अभी कर रहा हूँ क्या। और तभी हीमे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि सातो तुम इतना ज्यादा बदलोगे। फिर इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों घर जा रहे थे और तभी हीमे बोलती है कि सातो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा शुक्रिया। और क्या ये आज एक डेट था। और तभी सातो थोड़ा घबराता है और बोलता है कि मुझे तो नहीं लग रहा कि ये एक डेट था, नहीं तुम मेरे बातों का गलत मतलब मत लेना, लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान थी जब तुम मुझे घूमने के लिए ऑफर किए थे। तभी सातो बोलता है कि क्योंकि हम दोनों एक कपल है और नॉर्मल कपल जो करते हैं हमने आज तक वो कभी नहीं किया, लेकिन मैं इन सब चीजों को करने के लिए काफी टाइम से वेट कर रहा था। और ये सुन के हीमे थोड़ा हैरान होती है और बोलती है कि मुझे सुन के अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझे हमेशा ही अकेले स्पेशल फील नहीं करवा सकते क्योंकि मैं तुम्हारी अकेले एक वाइफ नहीं हूँ। तुम्हारा स्पेशल फील करवाने के चक्कर में चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सातो गुस्से में बोलता है कि आखिरकार तुम बोल क्या रही हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, मेरा दिल नहीं, मेरा दिल ही तुम्हारे लिए है। तभी हीमे उदास होते हुए बोलती है कि ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि मेरी तरह और भी बहुत सी प्रिंसेस है जिन्होंने अपना घर छोड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें उन लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। और तभी सातो हीमे के काफी क्लोज आता है और बोलता है कि लगता है तुम मेरी बात नहीं समझी। तभी सातो अचानक से हीमे को किस कर लेता है और वो काफी ज्यादा शर्माता है और बोलता है कि लगता है मेरे से आज गड़बड़ हो गया। तभी सातो बोलता है कि जल्दी से घर चलो, मैं घर जा रहा हूँ। और तभी हीमे उसको पकड़ती है और बोलती है कि मैं अभी घर नहीं जा सकती। तभी सातो काफी शर्माता है और बोलता है कि क्या हम वो सब करने वाले हैं, क्या अब मुझे इसे हाँ बोलना चाहिए। और तभी वहाँ पे अचानक से एक रिसेप्शनिस्ट भी आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें रात के लिए एक कमरा चाहिए। और वहाँ पे सातो का तो लिटरली भाई हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है, तो लगता है मुझे अब हाँ बोलना पड़ेगा। तभी सातो भी वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करती है और बोलती है कि आखिरकार मैंने इसको क्या बोल दिया। और तभी सातो उसको कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी हीमे बोलती है कि सभी हमारा वेट कर रहे हैं तो हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। तभी सातो वहाँ पे कंफ्यूज होकर बोलता है कि क्या तुम कहना क्या चाहती हो। और तभी हीमे हंसते हुए बोलती है कि ये हम कभी और करेंगे। इसके बाद वो घर चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ के विचार कर रहे थे। तभी साफिर वहाँ पे बोलती है कि मैं रिंकिंग के साथ नहीं जाना चाहती और एल्बेस्टर वहाँ पे उसे समझाता है कि तुम्हें रिंकिंग के साथ जाना पड़ेगा और तुम्हारे बिना सातो तुम्हारी पावर को यूज नहीं कर पाएगा। और तभी साफिर बोलती है कि रिंकिंग के पास तो ऑलरेडी 3 प्रिंसेस पहले से ही है, तो उसको मेरी क्या जरूरत है। और तभी ग्रेनाइट बोलती है कि साफिर तुम नेफिटिस से कुछ सीखो, वो भी घर से बाहर आने में बहुत डर रही थी, लेकिन वो हमारे साथ आई क्योंकि वो सातो को और भी ज्यादा पावरफुल करना चाहती थी। और बहुत समझाने के बाद साफिर मान जाती है। तभी साफिर अपनी बहन को समझाती है कि बहन क्या तुम मेरे बिना यहाँ पे रह लोगी। और तभी उसकी बहन बोलती है कि हाँ दीदी आप जाओ, मैं यहाँ पे पूरे कंट्री को संभाल लूंगी, आप मार्स को लेके भी चिंता मत करो, उसको अब उसके लाइफ का गोल मिल चुका है और मैं उस चीज के लिए भी एकदम खुश हूँ, आप बिना टेंशन के रिंकिंग के साथ जाओ। फिर इसके बाद वो लोग अपने अगले सफर के लिए निकल जाते हैं और वो सफर थोड़ा हार्ड होने वाला था क्योंकि वो रास्ता पहाड़ों के बीच से होके जाता था। तभी साफिर बताने लग जाती है कि पिछली बार रिंग किंग और एबिस किंग के फाइट के बीच में किंगडम ऑफ आर्क के लोग ने रिंग किंग का साथ बहुत अच्छी तरीके से दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई भी किया था। उस फाइट में उनके काफी सारे लोग मारे भी गए थे और इसीलिए वो लोग ज्यादा आउटसाइडर को पसंद नहीं करते और उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है और उनको ज्यादा कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो अब अंडरग्राउंड में भी रहते हैं। इसके बाद वो लोग माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं और तब एल्बेस्टर बोलता है कि इसके बाद हमें यहाँ से पैदल ही सफर को तय करना होगा। और वही सब लोग दिखाए जाते हैं जो कि माउंटेन के रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे सातो काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो बोलता है कि हमें और कितना चलना होगा, 3 दिन से हम लगातार चलते ही जा रहे हैं। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। और तभी वो बताता है कि यहाँ पे देखो कितनी सारी मॉन्स्टर की हड्डियां हैं और ये लास्ट टाइम जब एबिस किंग के साथ फाइट हुआ था तो ये उन्हीं के साथ ही थे। और ये देखने के बाद नेफिटिस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तभी नेफिटिस आसपास में
में चेक करके आती है और बताती है कि आसपास में तो ऐसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और तभी सातो बोलता है कि अगर हमें मॉन्स्टर देखने को मिला भी तो साफिर फिर से उस क्रिएचर में चेंज हो जाएगी और उन्हें काफी इजिली हरा देगी। तभी साफिर बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि उस टेक्निक को यूज करने में कितनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और तभी मार्स बोलता है कि अब हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग टेंट लगा के रेस्ट करने लगते हैं। और तभी सातो एल्बेस्टर से पूछता है कि आप मुझे सच बताना, इस रिंग को कलेक्ट करने का कुछ बेनिफिट होने वाला है। और तभी एल्बेस्टर पूछता है कि आखिरकार ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और तभी सातो बताता है कि जो एम्पायर है वो तो पहले से ही रेडी है एबिस किंग से लड़ने के लिए और उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर को हरा भी दिया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे मेरे ऊपर डिपेंड होता होगा, वो अपने आप ही एबिस किंग से लड़ने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी रिंग किंग की जरूरत है। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत से लोग हैं और सभी लोग के ओपिनियंस भी एकदम अलग अलग होते हैं। एक नॉर्मल पर्सन कभी भी एबिस किंग को नहीं हरा सकता, उसको हराने के लिए हमें रिंग की पावर की जरूरत पड़ती है। तभी सातो बोलता है कि किसी को इस रिंग की पावर के ऊपर भरोसा भी होगा। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि एबिस किंग की ताकत बहुत ही ज्यादा है और मैंने इसके बारे में सुना था, वो बहुत ही तगड़ा मैजिक का यूज करता है। और एल्बेस्टर की बातें सुन के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है। तभी एल्बेस्टर हंसते हुए बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, एबिस किंग जागने वाला है, लेकिन हमारे पास भी तो रिंग्स है और वैसे भी तुमने 4 रिंग्स को कलेक्ट कर लिया है, अब बस हमें 1 रिंग और चाहिए। और उसके बाद फाइनली वो लोग अपने लोकेशन उस सिटी पे पहुंच जाते हैं और उस सिटी की हालत तो काफी ज्यादा खराब होती है और वो जगह एकदम खंडर जैसा लग रहा था। तभी नेफिडिस बोलती है कि वो लोग सिटी पहले की तरह बना सके इससे पहले ही डॉर्फ यहाँ से चले गए। और तभी साफिर बोलती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो तुम जाके रिंग को ले आओ, मैं यहीं पे वेट करती हूँ। तभी ग्रानाट बोलती है कि तुम तो काफी जल्दी थक गई हो, तो चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी। और इसके बाद साफिर वहाँ पे काफी शर्माने लगती है और ग्रानाट बोलती है कि तुम तो एक छोटी बच्ची हो। और इसके बाद उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तभी हीमे को वहाँ पे महसूस होता है कि कोई है और तभी मार्स उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। और तभी हीमे बोलती है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई है। और तभी मार्स बोलता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। और इसके बाद वो लोग चल के एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास आते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी कोई भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे एक सिंहासन होता है। तभी सातो को एक नाइट जैसा कुछ दिखता है और वो बोलता है कि एल्बेस्टर यहाँ पे देखो एक नाइट है। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि वो कोई नाइट नहीं है, वो एक ऑटोमेटर है। और तभी सातो बोलता है कि अच्छा, तो ये रोबोट की तरह होता है क्या। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वो बिना ह्यूमंस के नहीं चलने वाला। और तभी हमें पता लगता है कि जो डॉर्फ होते हैं ना वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे और रिंग किंग के साथ जो फाइट हुई थी उनके बाद उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई, इस कारण वो अर्थ के अंदर चले गए। और तभी एल्बेस्टर बताते हैं कि ग्रानाट का जो चलता फिरता किंगडम है वो भी किंगडम ऑफ आर्क ने ही गिफ्ट किया था। और तभी ग्रानाट भी बोलती है कि इसके बारे में मैंने सुना तो था, बट मुझे भी नहीं पता कि हमारा किंगडम ऐसे चलता कैसे है। और वो लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, लेकिन तभी वो नाइट अचानक से चलने लगता है और सातो पे अटैक करता है। और सातो उस अटैक को डॉज करके बोलता है कि एल्बेस्टर आखिरकार ये चल कैसे रहा है। वहाँ पे एल्बेस्टर को भी बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वो उसकी उंगली पे ब्लैक रिंग देखता है और तभी वो समझ जाता है कि इसको एबिस किंग कंट्रोल कर रहा है। और तभी वो रोबोट बोलता है कि हमने फाइट के टाइम पे रिंग किंग की काफी ज्यादा मदद की और किंगडम ऑफ विंड, फायर, वाटर, लाइट सभी लोग ने मदद की और उन सबको बहुत ही ज्यादा हार्म भी हुआ, बट वो लोग काफी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लिए। लेकिन हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए। और वो फिर से सातो पे अटैक करता है और उसको शायद दीवार के अंदर लेके जाता है और ये देख के वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी वो रोबोट सातो पे अटैक करता है और तभी रोबोट के अंदर से एबिस किंग की आवाज आती है और वो बोलता है कि बच्चे तुम मेरे रास्ते में मत आओ और तुम तो इस दुनिया के भी नहीं हो और तुम्हारे पास कोई भी रीजन नहीं है इस दुनिया को बचाने का। और तभी सातो बोलता है कि भले ही मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, बट इस दुनिया के लोग भी एकदम शांति से जीना चाहते हैं और मैं हीमे की दुनिया को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और तभी एल्बेस्टर जो होता है वो उस ट्रैप को तोड़ देता है और उसके अंदर आता है और तभी हीमे भी जल्दी से अंदर जाती है और सातो को किस करके सातो के रिंग की पावर को एक्टिवेट कर देती है। फिर इसके बाद सातो अपने एक ही अटैक से उस ऑटोमेटर के मास्क को तोड़ देता है और इसके बाद वो रोबोट वहीं पे रुक जाता है। और तभी नेफिडिस बोलती है कि क्या डॉर्फ हमसे नफरत करते हैं। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि कौन जानता है इसके बारे में, क्या पता ये सभी चीजें इसने एबिस किंग के कंट्रोल में आके बोला हो। और तभी वो ब्लैक रिंग अपने आप चमकने लगता है और उसमें से आवाज आती है कि अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे एबिस किंग के जागने का। और वो रिंग होती है ना वो अपने आप धुएं की तरह उड़ने लगता है और एल्बेस्टर के पास भी 2 रिंग थी, वो भी एकदम धुएं की तरह उड़ने लगता है। और ये देख के तो वहाँ के लोग काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली हमें एबिस किंग का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जो कि शायद अब जाग चुका है। और तभी हमें सातो के पास 2-2 पोर्टल देखने को मिलते
हैं और वहाँ से खतरनाक खतरनाक दो मॉन्स्टर निकलते हैं। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना होगा। और जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो ये देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनको चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था। और तभी सातो बोलता है कि साफिर प्लीज तुम जल्दी से मॉन्स्टर में चेंज हो जाओ। और तभी साफिर बोलती है कि मैं ऐसे नहीं हो सकती, इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और मुझे काफी ज्यादा वाटर की भी जरूरत है और इस जगह पे तो वाटर भी नहीं है, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। और ये सुन के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि सातो अब हमें फाइट करना ही होगा। और इसके बाद सातो, एल्बेस्टर, नेफिटीज और मार्स चारों उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू करते हैं और वो काफी सारे क्रिएचर्स को मारते हैं लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसके बाद सातो वहाँ पे इतनी फाइट करता है कि वो काफी ज्यादा थक जाता है और तभी एल्बेस्टर अपने लाइट की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वहाँ पे मॉन्स्टर को कुछ नहीं दिखता है। इसका फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और फिर इसके बाद वो लोग एक सेफ जगह पे जाते हैं और वहाँ पे सातो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि लगता है इसकी स्टेमिना काफी कम है और वो अपने सामने का सीन देखते हैं तो लिटरली उन सब की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उनके आगे काफी बड़ा पोर्टल खुला हुआ था और उनमें से अनगिनत एबिस मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं। और ये देख के एल्बेस्टर वहाँ पे टूट जाता है और बोलता है कि रिंग किंग के पास केवल अभी 4 रिंग है और जब तक उसके पास 5वीं रिंग नहीं आती तब तक वो अपनी रियल पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और अभी बैटल करना एकदम बेवकूफी होगी और हमें 5वीं रिंग को भी लेना होगा। लेकिन अब एबिस किंग जाग चुका है और अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बट मैं क्या करूँ, शायद मुझे लगता है कि अब हम हार चुके हैं। तभी सातो बोलता है कि ऐसा मत बोलिए, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी हमारे पास मौका है, हम अर्थ रिंग को जरूर कलेक्ट करेंगे। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि वो हमें भागने नहीं देगा, वो हमें कहीं से भी ढूंढ लेगा और हम अब यहाँ पे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तभी वो बोलता है कि लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो पोर्टल ओपन करके उन लोगों को कहीं और भेजने लगता है और तभी सातो बोलता है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। और तभी एल्बेस्टर बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से कहीं सेफली भेज रहा हूँ और उस रिंग को एबिस के हाथ में बिल्कुल भी मत आने देना। और तभी मार्स उस पोर्टल में से बाहर आता है और बोलता है कि मैं आपके साथ लड़ूंगा यहाँ पे। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि सातो तुम मेरी आखिरी होप हो और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ऐसे गुड बाय बोल रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे लिए हीमे का ख्याल रखना। और वहाँ पे लिटरली सातो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे हीमे भी काफी रोने लगती है और बोलती है कि ग्रैंडपा आप ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो लोग कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी एल्बेस्टर बोलता है कि मार्स क्या तुम सच में मेरे साथ फाइट करना चाहोगे। और तभी मार्स बोलता है कि हाँ मुझे काफी खुशी होगी आपके साथ आखिरी दम तक फाइट करते हुए। और फिर इसके बाद हमें सातो दिखाया जाता है जो कि एक बेड पे लेटा हुआ था और वो पिछले दिन को याद करता है। और इसके बाद हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो लोग टेलीपोर्ट होके सातो की दुनिया में आ गए थे और वहाँ पे हीमे काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए रोती है और वहाँ पे सातो को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी सातो ध्यान देता है कि ये तो उसी की दुनिया है, तो वो सभी लोग वहाँ पे काफी हैरान होते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड थी एक नई दुनिया में आके। और इसके बाद वो सभी लड़कियां वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही थी, लेकिन कपड़े चेंज करते हुए वहाँ पे सातो आ जाता है और इसके बाद सातो के साथ वो लड़कियां वहाँ पे काफी हैरान होती है। इसके बाद वो सभी लोग नए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और वो सभी लोग नए नए कपड़े ट्राई भी करते हैं। और उनको देख के कुछ बंदे सोचते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या कर रहे हैं, शायद कोई कॉस्ट प्ले कर रहे होंगे। इसके बाद वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। लेकिन तभी सातो बोलता है कि जब तक पोर्टल का लाइट ओपन नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी ग्रानाट बोलती है कि हमें कुछ ना कुछ करके तो पोर्टल को ओपन करना ही होगा और वो लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे वहाँ पे। और तभी साफिर बोलती है कि हमें कोई ऐसा लोकेशन ढूंढना होगा जहाँ से हमारी दुनिया इस दुनिया से कनेक्ट हो। हमारा पहला मिशन होगा उसी जगह को ढूंढना कि वो जगह पे कहाँ पे हो सकती है। इसके बाद वो सभी लोग घर पे नहा रहे होते हैं और तभी ग्रानाट बोलती है कि इस दुनिया में तो केवल इंसान है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस दुनिया में मैं अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाऊंगी और मैं सातो के साथ मिलकर एक बच्चा करूंगी। और ये सुनने के बाद तो हीमे वहाँ पे काफी हैरान होती है और बोलती है कि भाई बस कर अब। और तभी ग्रानाट हीमे के पास आती है और पूछती है कि तुम्हारा और सातो का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। हीमे वहाँ पे शर्माते हुए बोलती है कि ये बात तुम सातो से ही जाके पूछ लेना। इसके बाद वो सभी लोग सोने जाते हैं जिसमें सभी लड़कियां एक रूम में सोती है और हीमे और सातो अलग एक रूम में सोते हैं और वो दोनों फिर बेड पे बैठते हैं। वो दोनों काफी शर्मा रहे थे, लेकिन तभी सातो पूछता है कि आखिरकार हीमे तुम्हारे पास खाना और कपड़ा खरीदने का पैसे कहाँ से आए। और तभी हीमे बताती है और फिर मैं अपने कमरे में गई और तभी वहाँ पे मेरे ग्रैंडपा का एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम इस लेटर को पढ़ रही हो तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्लान फेल हो गया
किया है और कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। इसी कारण मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ पैसे और जरूरत का सामान रख रहा हूँ। अंत में लिखा हुआ था कि तुम अपनी दुनिया को भूल जाना और इसी दुनिया में एकदम शांति से अपनी लाइफ को बिताना। और ये सारी बातें ही मैं सातो को बता रही थी और वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और रोती भी है और सातो भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता हीमे को। और फिर अगले दिन वो लोग स्कूल जाते हैं क्योंकि समर ब्रेक खत्म हो गया था और सातो अपने मन में सोच रहा था कि यार मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फिर से स्कूल आना पड़ेगा। और कुछ दिन बीत जाता है और हमें नेफिटिस दिखाई जाती है जो कि लाइब्रेरी जाती है और तरह तरह की जानकारी निकालती है इस दुनिया के बारे में। ग्रानाट बिल्लियों के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ती कर ली थी और जो साफिर होती है वो केवल घर पे बैठे बैठे कुछ न कुछ सोचती रहती थी। तभी हमें सातो दिखाया जाता है और वो उसी लोकेशन पे आया होता है जहाँ पे वो पोर्टल ओपन होता है। तभी वहाँ पे पीछे से हीमे आती है और वो बोलती है कि सातो तुम इस लोकेशन पे हर दिन आते हो ना। तभी हीमे बोलती है कि सातो क्या तुम्हें याद है ग्रैंडफादर ने आखिरी शब्द क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि वो सभी रिंग प्रिंसेस के ऊपर के कर्ज को हटा देंगे, उनके ऊपर जितने भी बोझे हैं उन सभी को हटा देंगे। तुम फिक्र मत करो, वो लोग भी इस दुनिया में अपनी खुशी ढूंढ लेंगे। और इसके बाद वो सातो के काफी ज्यादा क्लोज आती है। तुम उस दुनिया के बारे में भूल जाओ और इस दुनिया में अब हमारी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। यहाँ पे सातो भी अब थोड़ा थोड़ा स्वीकार करने ही लगा था, लेकिन तभी एक बॉक्स में से वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट चमकती है। ये देख के वो दोनों भी काफी हैरान होते हैं और तभी उस बॉक्स में से एक लड़की बाहर निकलती है। वो लड़की बोलती है कि बहुत टाइम से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और काफी टाइम बाद मैं फाइनली तुमसे मिल ही गई। और वो हीमे और सातो को इतना क्लोज देख के बोलती है कि शायद मैं गलत समय पर यहाँ पे एंट्री कर गई। बोलती है कि चलो फिर मैं अभी चलती हूँ। और तभी सातो बोलता है कि रुको जरा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? तो तुम शायद रिंग ऑफ आर्क की प्रिंसेस होगी। और वो लड़की बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और मेरा नाम है एम्बर। तभी सातो पूछता है कि क्या तुम इतने टाइम से यहीं पे अर्थ पे रहती थी? और तभी एम्बर बताती है कि जब काफी टाइम पहले रिंग किंग और एबिस किंग के बीच में फाइट हुई थी तो उस टाइम पे डॉर्फ की संख्या काफी कम हो गई थी। उनकी संख्या इतनी कम हो गई थी कि उनको पता था कि वो एक दिन खत्म हो जाएंगे और इसके बारे में उनको पहले से ही पता था। इसके बाद उन लोगों ने मुझे क्रिएट किया और मैं इमोर्टल हूँ और मैं डॉर्फ की प्रिंसेस का एक क्लोन हूँ और मुझे इस दुनिया में रिंग की ड्यूटी के लिए भेजा गया और मेरा काम था रिंग किंग को सही सलामत इस रिंग को देना। और मैं काफी टाइम तक तुम्हारा इस जगह पे वेट करती थी और फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। और तभी वो सातो के क्लोज आती है और बोलती है कि चलो तुम अब इस रिंग को ले लो। और तभी हीमे काफी गुस्से में बोलती है कि एबिस किंग फिर से जिंदा हो चुका है और हम लोग हार चुके हैं, तो हम इस दुनिया में आ गए और अब हमें दोबारा फाइट नहीं करनी। हीमे वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होती है और वो सातो को भी खोना नहीं चाहती थी। और उसकी बात को समझते हुए एम्बर बोलती है ठीक है फिर मैं सातो को फोर्स नहीं करूंगी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। बोलती है कि अगर तुम्हारा जब भी मन बदल जाए तो तुम मेरे पास वापस आ सकते हो। इसके बाद वो सभी लोग हमें खाना खाते हुए दिखाई देते हैं और तभी नेफिटिस बोलती है कि सातो क्या तुम जल्दी घर आ सकते हो क्योंकि तुम्हारे वजह से हम अकेले बोर होते हैं घर पे। तभी सातो बोलता है कि मेरा समर वेकेशन का काफी ज्यादा होमवर्क बचा हुआ था, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा हूँ। तभी नेफिटिस बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट हम तीनों तुम नहीं होते तो काफी ज्यादा बोर होते हैं। और तभी साफिर बोलती है कि सातो तुम पिछले 3 दिन कहीं गए थे, आखिरकार तुम दोनों गए कहाँ थे? और वहाँ पे सातो एम्बर के बारे में कुछ बताने वाला होता है। तभी हीमे बीच में टोकते हुए बोलती है कि हम दोनों शॉपिंग करने गए थे और सातो को वहाँ पे वो बिल्कुल भी बोलने नहीं देती। इसके बाद वो तीनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं और तभी हीमे सातो को अलग रूम में लेके जाती है। और तभी सातो बोलता है कि क्या हम एम्बर के बारे में उन लोगों को नहीं बताएंगे? तभी हीमे बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती, अब हम इसी दुनिया में अपनी जिंदगी बिताएंगे। और उनकी सारी बातें ग्रानाट सुन रही होती है। फिर अगले दिन सातो और हीमे स्कूल जाते हैं जहाँ पे हीमे थोड़ा जल्दी चली जाती है और तभी अचानक से झाड़ियों में से एम्बर निकलती है और सातो देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी सातो पूछता है कि एम्बर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? और तभी एम्बर बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आई हूँ क्योंकि तुम ही मेरे डेस्टिनी हो, पर कल जब तुम मेरे पास आए थे तो मुझे लगा कि मैं कंप्लीट हो जाऊंगी, बट तुम वहाँ पे मेरे पास नहीं आए थे, तुम बस अपनी खुशी को ढूंढने के लिए वहाँ पे आए थे। और ये सुन के सातो थोड़ा हैरान होता है। और इसके बाद सातो जहाँ पे भी जाता है ना एम्बर वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि सातो वेजिटेबल्स खरीदने जा रहा था तो एम्बर वहाँ पे भी आ जाती है और वहाँ पे कुछ बोल के वो गायब भी हो जाती है। फिर इसके बाद सातो फिर से उसी फॉरेस्ट में रात के टाइम पे आता है और तभी वहाँ पे एम्बर आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो बोलती है कि मेरे पास पावर्स है जिनकी मदद से मैं पोर्टल को खोल सकती हूँ। और फिर इसके बाद वो फिर से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन हमें सातो दिखाया जाता है स्कूल के अंदर, जो कि एम्बर के बारे में ही सोचे जा रहा था। और तभी सातो के पास फिर से एम्बर आती है और वो बोलती है कि सातो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देख के कि तुम उस दुनिया में फिर से जाना चाहते हो। और तभी सातो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। और जब मैं हीमे के फेस को देखता हूँ तो मेरा पूरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और क्या मैं 5 रिंग कलेक्ट करने के बाद भी कुछ कर सकता हूँ? तभी एम्बर बोलते है कि हाँ बिल्कुल तुम कर सकते हो क्योंकि उस रिंग के अंदर पावर है जिसकी मदद से तुम एविस
एबिस किंग को सील कर सकते हो। बोलती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, बट मैं केवल रिंग किंग के लिए बनी हुई हूँ। और सभी प्रिंसेस बड़ी होती है और वो अपने रिंग की पावर रिंग किंग को देती है। अपना पूरा जीवन भी इसके बाद रिंग किंग के साथ बिताती है। यही है एक रिंग प्रिंसेस की ड्यूटी। तभी सातो उसकी बातों को सुन के बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना रिंग दोगी। तभी एम्बर बोलती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। और तभी सातो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तभी एम्बर सातो के क्लोज आती है और उसको किस कर लेती है। और इसी किस के साथ सातो की 5वीं रिंग भी कलेक्ट हो जाती है। और इसके बाद सातो घर पे आता है और वो हीमे को देखता है जो कि रो रही होती है। और हीमे वहाँ पे सातो के काफी ज्यादा क्लोज आती है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को बेड पे देखते हैं। तभी हीमे बताती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ग्रैंडफादर की याद आ गई थी, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। और तभी उसकी नजर सातो के रिंग पे जाती है और वहाँ पे सातो के हाथ में 5 रिंग होती है। और तभी सातो बोलता है मुझे रिंग ऑफ अर्थ की प्रिंसेस से 5वीं रिंग मिल गई। और तभी हीमे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी सातो बोलता है कि मैं वहाँ पे फिर से जाना चाहता हूँ। और हीमे वहाँ पे रोते हुए बोलते हैं कि नहीं तुम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और सातो फिर से बोलता है कि मेरे पास उस टाइम पे 5 रिंग नहीं थी, इस वजह से हम हार गए थे, लेकिन इस बार मेरे पास 5 रिंग है तो हमारे जाने का समय आ गया है। तभी हीमे बोलती है कि ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर उस दुनिया में तुम गए और फिर से खतरे में आ गए तो हमारा क्या होगा। और तभी सातो बोलता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, लेकिन यही तो एक रिंग किंग की ड्यूटी है और तुम्हें भी अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए हीमे। अब हम पीछे नहीं हट सकते। और क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगी? अब हमें सामना करना ही होगा और तुम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो। और तुम्हें पता है ना हमारी पावर कैसे बढ़ेगी। हमारा बॉन्ड जितना अच्छा होगा मेरी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। और इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, तो मैं एबिस किंग को हराऊंगा और इस बैटल को जीतूंगा। और ये सुन के हीमे काफी ज्यादा रिलीफ फील करती है और वो फिर से शर्माने लगती है और बोलती है कि सातो तुम्हें याद तो है ना कि मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस किया था। तभी सातो फिर से शर्मा जाता है और बोलता है कि क्या तुम ये अभी करना चाहती हो। और हीमे बोलती है कि अब इतना भी मत शर्माओ। और इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और वो सब करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे अचानक से एम्बर आ जाती है और वो बोलती है कि मैंने पोर्टल ओपन कर दिया है तो अब हमें जाना होगा। लेकिन वो सातो और हीमे की हालत देख के बोलती है कि लगता है मैं फिर से गलत वक्त पे आ गई। और यहाँ पे सातो और हीमे भी काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। तभी एम्बर बोलती है कि मैं इस पोर्टल को सिर्फ एक ही बार ओपन कर सकती हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी सातो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी वहाँ पे ग्रानाट साफिर और नेफिटीज को लेके आ जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और उसको देख के तो हीमे वहाँ पे और भी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी ग्रानाट एम्बर को देख के बोलती है कि चलो फिर वो समय आ ही गया और मैं अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी सातो बोलता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। तभी ग्रानाट बोलती है कि शायद तुमने मुझे कुछ कम समझा था, लेकिन मुझे इसके बारे में सब कुछ पता था। और तभी हीमे ग्रानाट से माफी मांगती है। तभी ग्रानाट बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग उस दुनिया में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो एम्बर अपने बॉडी को ग्लो करने लगती है, जिस कारण वहाँ पे उजाला हो जाता है। फिर इसके बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये देख के वो काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स की लाशें और काफी सारे मॉन्स्टर की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तभी वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आने में हम लोगों ने काफी ज्यादा समय लगा दिया है। और तभी ग्रानाट को कुछ सुनाई देता है और वो उस जगह पे जाती है। तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स लड़ रहे थे। और वो जो पोर्टल था ना एपिसोड 11 में जो हमें देखने को मिला था, उस पोर्टल में से अभी तक मॉन्स्टर आए जा रहे थे। और तभी उसके हाथों की 5 रिंग्स चमकने लग जाती है और तभी उसे समझ में आता है कि एबिस किंग यहीं कहीं पे छिपा हुआ है। इसके बाद वो सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन एबिस किंग जो होता है वो अपनी पावर की मदद से एक ही बार में उन सभी सोल्जर्स को हरा देता है। और तभी हीमे सातो के पास आती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। और तभी सातो बोलता है कि तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी 5 रिंग है और अभी तो तुम लोग भी मेरे साथ ही हो। और इसके बाद जो साफिर और नेफिटीज होती है वो सातो के क्लोज आती है और ग्रानाट जो होती है वो सातो के गाल पे किस करके बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। और इसके बाद एम्बर भी आती है और तभी हीमे आती है और वो सातो को किस कर लेती है और काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट करूंगी। इसके बाद सातो लड़ने के लिए जाता है और अपने रिंग की मदद से एक काफी बड़े मॉन्स्टर को हरा देता है। और इसके बाद वो और भी काफी सारे मॉन्स्टर को मारता है। और तभी एबिस किंग सातो को देख के बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए। और सातो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और वो सीधा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उससे अटैक करने के लिए जाता है। और उस अटैक को एबिस किंग काफी इजीली डॉज कर देता है। और इसके बाद सातो के हाथ के 5 रिंग चमकने लग जाते हैं। और तभी वो रिंग बोलता है, रिंग किंग तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, बट अब टाइम आ चुका है कि सभी रिंग्स की पावर को कंबाइन किया जाए। और इसके बाद वो 5 रिंग कंबाइन होके एक रिंग बन जाती है। और ये देख के तो सातो भी थोड़ा हैरान
होता है और इस पर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो इसी अटैक से एबिस किंग के ऊपर अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो प्रिंसेस थी ना, उनको भी फील हो पा रहा था इस अटैक की पावर। वहाँ पे इतनी ज्यादा ब्राइटनेस हो जाती है कि उस ब्राइटनेस में जितने भी मॉन्स्टर आते हैं ना वो सभी मर जाते हैं और वहाँ पे सातो काफी ज्यादा थक चुका था और तभी सातो देखता है कि एबिस किंग को उसने काफी ज्यादा घायल कर दिया, बट वो मरा नहीं होता और वो अपने आप को हील भी करने लग जाता है। और ये देख के सातो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हुआ, अब तो एबिस किंग को मर जाना चाहिए था क्योंकि मेरे पास 5 रिंग है और क्या मैं इसके लायक नहीं हूँ। और तभी सातो वहाँ पे गिर जाता है और तभी एबिस किंग बोलता है कि तुम मेरे लिए बस एक पपिट हो और मैं तुम्हें जैसा चाहूँ वैसे नचा सकता हूँ। और इसके बाद सभी प्रिंसेस काफी ज्यादा घबराने लग जाती है और तभी ग्रेनेड बोलती है कि मैं जा रही हूँ सातो को बचाने। और इसके बाद सभी प्रिंसेस सातो को बचाने के लिए जाने लगते हैं और हमें सातो दिखाया जाता है जिसे एबिस किंग कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। और तभी वो सातो के अंदर अपने ब्लैक मैजिक को डालने लगता है और इससे सातो काफी ज्यादा चिल्लाता भी है, लेकिन सही टाइम पे ग्रेनेड आके वहाँ पे सातो को बचा लेती है। और सभी प्रिंसेस को वहाँ पे देख के सातो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और तभी ग्रेनेड बोलती है कि हम तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। तभी एबिस किंग जो होता है ना वो अपने मैजिक की मदद से वहाँ पे काफी ज्यादा पोर्टल को ओपन कर देता है और वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर भी अपीयर होने लगते हैं। और इसके बाद वो सभी प्रिंसेस मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा थी इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे और उनको मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया था। और ये देख के सातो अपनी पावर को फिर से यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, इस कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो ये देख के हीमे और नेफर्टिस वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी सातो की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके आगे हीमे खड़ी है। और इसके बाद वो बिस्तर पे होता है, हीमे उसे उठाती है और इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। और ये सातो पास्ट की बातें सोच रहा था और फिर इसके बाद सातो हीमे के साथ चर्च में शादी कर रहा था। और तभी वहाँ पे सातो के पास एक ब्लैक रिंग आ जाती है और ये देख के सातो वहाँ पे काफी हैरान होता है और वो ब्लैक रिंग सातो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और तभी उस ब्लैक रिंग में से एबिस किंग का हाथ बाहर निकालता है और वो सातो को मारने की कोशिश करता है और सातो वहाँ पे मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसे हीमे और उसके प्रॉमिस का याद आता है और तभी उसकी आंख खुलती है और तभी वो देखता है कि वो एक बहुत ही बड़े पक्षी के ऊपर बैठा हुआ है और उस पक्षी को एल्वेस्टर चला रहा था। तभी सातो बोलता है कि क्या मैं मर चुका हूँ और ये स्वर्ग है। और तभी एल्वेस्टर बोलता है कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, अभी तुम जिंदा हो। और तभी ग्रेनेड बताती है कि एल्वेस्टर ने आके हमें वहाँ से बचा लिया था। अब बताते हैं कि मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत को यूज करना पड़ा। और तभी सातो बोलता है कि इसका मतलब मार्स भी तो जिंदा होगा ना। और तभी एल्वेस्टर बताता है कि तुम चिंता मत करो, मार्स एकदम सेफ है और इन लोगों को बचाने वाली और कोई नहीं समार घाटी होती है। तभी एल्वेस्टर बताता है कि मैं और मार्स तो वहाँ पे मरने ही वाले थे, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे समार घाटी आ गई और हमें बचा ली थी। और सातो तुम्हारा जो अटैक था वो एबिस किंग के ऊपर बहुत ही जोरदार पड़ा और उसको हील होने में काफी ज्यादा समय लगेगा। तभी सातो बोलता है कि चलो फिर मेरा अटैक कुछ काम तो आया। और तभी एल्वेस्टर बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, हम लोग इतनी कोशिश करते रहे लेकिन हमने उसे एक खरोच भी नहीं दे पाया, बट तुमने एक ही अटैक में एबिस किंग को इतना ज्यादा घायल कर दिया। और तभी ग्रेनेड पूछती है कि बाकी किंगडम का क्या हाल चल रहा है। और तभी एल्वेस्टर बताते हैं कि जो एम्पायर है उनके सोल्जर सभी मॉन्स्टर को माउंटेन से आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इस कारण अभी फिलहाल के लिए तो बहुत सी कंट्री सेफ है और सोल्जर्स भी लगातार लड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोग यहाँ पे वापस आ गए। इसके बाद वो लोग नीचे एक किंगडम में जाते हैं और तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि रिंग किंग प्लीज हमारी मदद करो, मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। तभी सातो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं इस दुनिया को बचा के ही रहूंगा। और ये सुनने के बाद वो बच्ची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एल्वेस्टर बोलता है कि अब हमें एक मीटिंग करनी होगी। और तभी साफिर बोलती है कि पहले मेरी बात सुनो, मुझे तो लगा था कि सभी रिंग को कलेक्ट करने के बाद हम एबिस किंग को हरा देंगे, लेकिन एबिस किंग अभी तक मरा क्यों नहीं। और इसके बाद वो सभी लोग एल्वेस्टर को काफी गंदी नजरों से घूरने लगते हैं। तभी सातो पूछता है कि क्या मेरे अंदर कुछ कमी है जो मैं अभी तक एबिस किंग को नहीं हरा पाया। तभी एल्वेस्टर बताता है कि जिस तरीके से तुम्हारे पास सातो 5 रिंग्स है, उसी तरीके से एबिस किंग के पास भी 5 ब्लैक रिंग है। और तभी एम्बर बोलती है कि बट इस ब्लैक रिंग के बारे में तो कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। तभी एल्वेस्टर बोलता है कि सातो तुम्हें अपनी पूरी पावर की मदद से एबिस किंग को सील करना होगा और इसके लिए तुम्हारी मदद ये 5 प्रिंसेस करेंगी। तुम्हें इन 5 प्रिंसेस के साथ अपना बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। बॉन्ड बढ़ाने का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये सुनने के बाद हीमे वहाँ पे काफी शर्माती है और जो ग्रेनेड होती है वो काफी खुश होती है और बोलती है कि चलो फाइनली अब मैं सातो के साथ बच्चा कर सकती हूँ। और तभी वहाँ पे मार्स भी आता है और वो बोलता है कि तुम लोगों से मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और तभी एल्वेस्टर उन सबको इकट्ठा करता है और
बोलता है पहले के जमाने के जो प्रिंसेस हुआ करती थी वो रिंग किंग के साथ ही फाइट किया करती थी और इसकी मदद से रिंग की ट्रू पावर को अनलिश करते थे। और तभी ग्रानाइट बोलती है कि मुझे तो अच्छे से फाइट आती है। और तभी एलिस्टर बोलते हैं कि इसीलिए तुम सभी वाइफ को ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि तुम भी अच्छे से लड़ सको। और ये सुनने के बाद तो पांचों लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी हमें मेड दिखाई जाती है जो कि सातों को बोलती है कि रिंग किंग हमने आपके लिए बेड तैयार कर दिया है। और सातों वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रहा था और वहाँ पे पांचों प्रिंसेस उसका वेट कर रही थी। और तभी ग्रानाइट बोलती है कि सातों तुम जिसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसके साथ करना स्टार्ट कर दो। और ये सब सुनने के बाद तो सातों का एक बार आप शकल देखो भाई लोग। और फिर से ग्रानाइट वहाँ पे कुछ बोल रही होती है लेकिन साफिर उसको बीच में काट देती है और इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से बहस होने लगती है। और इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सातों और हीमे दोनों हीमे के पेरेंट्स के ग्रेव के पास जा रहे थे। वहाँ पे हीमे बताती है कि मेरे पेरेंट्स बचपन में ही चले गए थे और मेरी एक छोटी बहन भी है जिसे मैंने 10 साल से नहीं देखा और मैं उस टाइम पे इतनी छोटी थी कि मुझे अपने पेरेंट्स की शकल भी याद नहीं है। और तभी हीमे जो होती है वो सातों को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि मम्मी पापा ये मेरे हस्बैंड है। तभी वहाँ पे बाकी की लड़कियां भी आ जाती है और उसको देख के हीमे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी ग्रानाइट बोलता है कि अब तुम लोगों को मैजिकल ट्रेनिंग देना स्टार्ट करना होगा। और वहाँ पे हीमे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और बोलती है कि मुझे ट्रेनिंग दो। तभी ग्रानाइट बोलते हैं कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा और मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे एक काफी होनहार लड़की को बुलाया है। और तभी वहाँ पे उड़ती हुई एक लड़की आती है और वो बताती है कि मेरा नाम है मोरियोनी। वो बोलती है कि दीदी मुझे आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और उस लड़की को देख के भी हीमे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी सातों काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हारा नाम मोरियानो है, इसका मतलब तुम हीमे की छोटी बहन हो। तो फाइनली इसी के साथ टेल्स ऑफ द वेडिंग रिंग का फर्स्ट सीजन हो जाता है खत्म। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और जो भी बंदा यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज प्लीज आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ तक इसलिए वीडियो देख पाए हो क्योंकि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई है। और पसंद आए तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस टाइप की बहुत सी एनीमे आपको चैनल पे मिल जाएंगे तो वो भी चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।